गुड मॉर्निंग। तो आज ये तीसरा वीडियो जो है मॉलिक्यूलर का रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। यहीं से सीधे कॉलेज भी जाना है मुझे, इसीलिए मैं सुबह सुबह आके रिकॉर्ड करके फिर कॉलेज जा रहा हूँ। तो ड्रेस दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना? ओके, चलिए। तो हम लोग जेनेटिक कोड की बात कर रहे थे। तो देखिए बाबू, एक चार्ट बनाया गया जिसमें ध्यान से देखिएगा। तो इस चार्ट को कैसे पढ़ते हैं ये पहले देखिए। ध्यान से देखना है। जैसे ये U है, देखो पहले इसको देखो, ये फर्स्ट पोजीशन U, फिर ये U, और पहला वाले लाइन में जो U है, तो ये हो गया U U U। ये किसके लिए कोड करता है? कौन से अमीनो एसिड के लिए? फेनिल एलेनिन के लिए। U U C किसके लिए? फेनिल एलेनिन के लिए। देखो U, पहला U लेना है, ठीक है, फिर U, फिर दूसरा वाला लोगे C, तो दूसरी लाइन में आ गया। पहला U, देखिए, दूसरा U, तीसरा ले लो A, तो U U A आ गया। पहला U, दूसरा U, तीसरा ले लो तुम क्या, चौथा वाला लाइन में क्या है G, तो चौथे में आ गया U U G। तो ये सब बेसिकली आपको याद नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दूंगा वो याद रखना, उसी से पूरा काम चल जाएगा। सब याद रख सके ऐसा कोई है नहीं जो मतलब पूरा याद रखे, और कोई फायदा भी नहीं है इसका, ठीक है ना? तो ऐसे हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए पहला लेटर C, दूसरा लेटर C, तो CC, और पहले लाइन में क्या है U, तो CCU किसके लिए? प्रोलीन के लिए करता है। ऐसे आप कोई भी चेक कर सकते हो, इसे चेकर बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इससे ये पता चलता है कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ठीक है ना? ओके, चलिए हम जहाँ इसमें जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो ये पार्ट है, द सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है ना? पहला, द कोडॉन्स इज ट्रिपलेट। सबको पता है कोडॉन्स क्या होते हैं? ट्रिपलेट। 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड एंड 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, हेंस दे फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन। ध्यान सुनिएगा, कुल मिला के 64 कोडॉन्स हैं। 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स, 61 कोडॉन्स ऐसे हैं जो किसी न किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और उसमें से 3 ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन, और वो किसी के लिए कोड नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, याद रखेंगे इसको। पहला जो है इसका सैलिएंट फीचर। दूसरा, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, ठीक है ना? मैंने कहा जैसे अमीनो एसिड 20 है, अमीनो एसिड कितने हैं? 20 ही हैं, लेकिन कोडॉन कितने हैं? 64 कोडॉन्स हैं। तो अब बाबू एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को करे तो कुल मिला के 20 कोडॉन से काम हो जाता। तो इसीलिए देखा गया है एक से ज्यादा कोडॉन्स किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। ध्यान समझना कि ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड, कुछ ऐसे कोडॉन्स हैं, ध्यान समझना, कुछ ऐसे अमीनो एसिड है कि जो एक से ज्यादा कोडॉन के द्वारा कोड किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखना। जैसे अगर CUU आया तो भी ल्यूसीन बनेगा, अगर CUC आया तो भी ल्यूसीन बनेगा, CUA आया तो भी ल्यूसीन बनेगा, CUG आया तो भी ल्यूसीन बनेगा। ध्यान समझना। अब देखो याद करना है ल्यूसीन के लिए, तो देखो यहाँ पे सब में दो चीज कॉमन रहेगी, CU आया, समझ लो ल्यूसीन बना है। उसे ही देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए, अगर UUU आया फेनिल एलेनिन बना, UUC आया, तो देखो शुरू का दो एकदम कॉमन रहेगा। तो ऐसे आप मतलब रख सकते हो या समझ भी सकते हो। देखो UCU, UCC, UCA, UCG कुछ भी आ रहा है तो सेरिन बन रहा है। अब लेकिन इसमें क्या है कि UC अगर आ गया तो पक्का सेरिन ही बनेगा। क्या बनेगा? सेरिन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो चीजों को। तो जो दूसरा फीचर आया ये आया जिसे हम कहते हैं फीचर डीजेनरेशन। डीजेनरेशन का मतलब क्या है कि अगर किसी भी अमीनो एसिड को, किसी एक सिंगल अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर रहे हैं, मींस जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिए कि अगर UUU आ रहा है तो भी फेनिल एलेनिन ही बनेगा, UUC आ रहा है तो भी फेनिल एलेनिन बनेगा। इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डीजेनरेशन। क्या कहते हैं? डीजेनरेशन। ध्यान समझेंगे इसको। चलिए, जैसे इसमें से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही, जैसे मेथियोनिन, अगर मेथियोनिन को बनना है तो सिर्फ AUG ही बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। तो एक्सेप्शन हो गया डीजनरेशन का। किसका एक्सेप्शन हो गया? डीजनरेशन का एक्सेप्शन हो गया। क्यों ऐसा हुआ? मैंने कहा कि एक कोडॉन, देखो अगर कोई भी अमीनो एसिड है एक से ज्यादा कोडॉन के द्वारा कोड किया जा रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम बोल रहे हैं डीजनरेट करना, डीजनरेसी। और अगर कुछ ऐसे अमीनो एसिड जैसे मेथियोनिन है वो सिर्फ AUG से ही कोड हो रहा है, तो इसको उसको हम क्या बोल देंगे कि इट इज द एक्सेप्शन ऑफ डीजनरेसी। क्वेश्चन यहां से अगर अच्छा बनाना होगा तो ऐसे बना देगा, एक्सेप्शन ऑफ डीजनरेसी, ठीक है ना? और भी कोई दिख रहा है? एक और होता है, खोजिए सब लोग, इसमें से क्या हो सकता है? और यस, यहाँ पे देखिए UGG, यानी कि दो एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे
डिजेनरेसी का दो एक्सेप्शन, एक हो गया यूजीजी जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करेगा, और एयूजी जो कि सिर्फ और सिर्फ मेथियोनिन के लिए कोड करेगा। तो ये दोनों हम कह सकते हैं दे आर द एक्सेप्शन ऑफ डिजेनरेसी। फिर से मैं बता दूं डिजेनरेसी क्या है। डिजेनरेसी का मतलब क्या है, अगर एक से ज्यादा कोडॉन अगर किसी भी एक सिंगल स्पेसिफिक के लिए, सिंगल स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिजेनरेसी। ठीक है। तीसरा, द कोडॉन इज रीड इन एमआरएनए इन ए कॉन्टिगुअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशन। मतलब कि जब हम देखेंगे कोई भी एमआरएनए है, मान लो यहाँ पे है ए यू जी यू जी सी यू यू यू, तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं ए यू जी सी यू, मतलब इसमें कोई भी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, या फिर कोई भी हम फुल स्टॉप कॉमा, तो कॉमा लेस है एकदम, ठीक है ना, सीधे लिखते हैं, कॉन्टिन्यूअस एकदम कॉन्टिन्यूअस मैनर में पढ़ते हैं, कोई भी इसमें पंक्चुएशन नहीं होता। तो कॉन्टिन्यूअस फैशन का मतलब नो पंक्चुएशन, कॉमा लेस एकदम। तो ये हो गया तीसरी आपकी प्रॉपर्टी। चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। कहने का मतलब ये यूनिवर्सल, एग्जांपल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यू वुड कोड फॉर फेनिल एलेनिन सम एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन की हम बात करेंगे, कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरी बॉडी में, एक हम ह्यूमन है, हमारी बॉडी में ट्रिपल यू जो, अगर ट्रिपल यू कोडॉन आया वो फेनिल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है, तो कोई बैक्टीरिया है, कोई इंसेक्ट है, कोई स्नेक है, किसी में भी ट्रिपल यू आएगा तो वो फेनिल एलेनिन को ही कोड करेगा। यानी कि इट इज यूनिवर्सल। क्या बोल दिया? यूनिवर्सल है, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर ये डेफिनेट कोडॉन आया, अगर यूयूसी आया तो वो फेनिल एलेनिन को ही कोड करेगा, एयूजी आया तो मेथियोनिन को ही कोड करेगा। समझ गए ना? इसे बोलते हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या है, इसके एक्सेप्शंस किसमें मिले? सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में कोडॉन्स होते हैं और जो प्रोटोजोन्स में कोडॉन होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते बाबू? वो यूनिवर्सल। जैसे कि मान लीजिए, इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। जैसे आपको पता है कि ट्रिपल यू जो है, ये तो हम, या तो समझ लीजिए एक है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन मान लीजिए हमारे अंदर है कोई भी यूजीए, ठीक है ना, ऐसा देखा गया कि वो स्टॉप कोडॉन यहाँ पे कुछ बना दे रहा है, तो हमारे में जो स्टॉप कोडॉन है वो माइटोकॉन्ड्रिया या प्रोटोजोन में कुछ ना कुछ कोड कर रहा है, तो ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नहीं हुई, यानी कि कुछ में और काम, किसी और में कुछ और उसका फंक्शन है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो है इसलिए हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल जो है ये नियरली यूनिवर्सल, ध्यान से देखेंगे, नियरली। ठीक है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में जो है लिख दिया है द कोड इज यूनिवर्सल, ठीक है ना, तब भी सही है, कोड इज नियरली यूनिवर्सल तब भी सही है, लेकिन ऑलवेज लिख दिया तब समझना कि गलत है। मैं फिर से बता रहा हूं, लड़ना मत क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिख दिया कोड इज ऑलवेज यूनिवर्सल तो गलत हो गया, नियरली लिख दे या यूनिवर्सल लिख दे तो मान जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, AUG हैज डुअल फंक्शन, इट कोड फॉर मेथियोनिन एंड इट आल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन, ठीक है ना। इनिशिएटर कोडॉन क्या होता है, ध्यान समझेंगे जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से देखेंगे कि मान लो ये हमारा ने है, यहाँ पे है, देखिए UCC, यहाँ पे AUG, ठीक है ना, यहाँ पे यू यू यू, यहाँ पे ऐसे है, तो ट्रांसलेशन वहां से स्टार्ट होगा जहां से AUG मिलेगा, यानी कि इसे हम बोलते हैं इनिशिएटर कोडॉन। यानी कि किसी भी सीक्वेंस अगर दिया है mRNA में, तो जहां पे AUG आएगा वहीं से शुरू होगा ट्रांसलेशन, प्रोटीन का बनना वहीं से स्टार्ट होगा, इसकी इसीलिए इसको बोलते हैं इनिशिएटर कोडॉन। या अब तो इसका पहला फंक्शन हो गया, और दूसरा फंक्शन क्या है, इट ऑल्सो कोड फॉर मेथियोनिन, ये मेथियोनिन को बनाने मतलब सीक्वेंस करने में हेल्प करेगा। चौथा मतलब लास्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि UAA, UAG, UGA ये सब स्टॉप कोडॉन है। ये सब क्या है? स्टॉप कोडॉन, ठीक है ना। कुछ छूटा है क्या इसमें से? यूनिवर्सल हो गया, डिजेनरेसी हो गया, कॉन्टिजियस फैशन हो गया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो यू, इसको याद करने का तरीका क्या होता है? उवा, उवाग, उगा, ठीक है ना। क्या क्या क्या? उवा, याद रखो उसको, उवा उवाग, तो उवा मतलब UA, उवाग, उवाग मतलब UAG, और उगा मतलब UGA, ऐसे याद कर सकते हैं इसको आप आराम से। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA, प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय इट। तो आपको पता है AUG है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? मेथियोनिन, ठीक है ना। तो यहाँ प्रोटीन का चेन बनेगा, तो पहले में इसमें मेथियोनिन आएगा, फिर फेनिल एलेनिन 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 आएगा, और फिर लास्ट में भी फेनिल एलेनिन आएगा। याद रखेंगे इसको। तो एक प्रोटीन का चेन बनेगा जिसमें एक मेथियोनिन होगा और बाकी सब क्या होंगे? फेनिल एलेनिन होंगे। इसको भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट,
अगर मान लो कोई दे दिया है तुमको प्रोटीन, एक दे दिया है चेन पॉलीपेप्टाइड का, तो आप क्या करेंगे, मेथियोनिन है तो यहाँ एयूजी आएगा फिक्स है, क्योंकि मेथियोनिन के सिर्फ एक ही लोग द्वारा कोड हो सकता है एयूजी से। लेकिन फेनिलएलनिन है तो हो सकता है यू 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 आए, यहाँ भी मान लो कि यू 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 यू, ये भी यू यू यू, ये पहला हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये तो एयूजी रहेगा फिक्स है, लेकिन हो सकता है कि ये यू यू सी हो, यू यू सी हो, यू यू सी हो, यू यू सी हो, यू यू सी हो। तब कहेंगे सर दो पॉसिबिलिटी है, गलत है, दो ही पॉसिबिलिटी नहीं है बाबू। मान लो हम कहें ए यू जी है, ये वाला यू 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 है, हो सकता है ये वाला यू यू सी हो, फिर ये वाला यू यू सी हो, ये मतलब कई सारी पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर आपको पॉलीपेप्टाइड चेन दिया है और उससे एमआरएनए बनाने को कह रहा है, तो उसमें जो एमआरएनए बनेगा वो कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर एमआरएनए दिया हुआ है और आपको पॉलीपेप्टाइड चेन बनना है तो सिर्फ एक ही चेन बनेगा, याद रखेंगे इस बात को। चलिए, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड, ध्यान से देखेंगे इसको। The relationship between genes and DNA are best understood by mutation studies, ये सब पढ़ चुके हैं आप, ठीक है ना। Effect of large deletions and rearrangement in a segment of DNA are easy to comprehend. It may result in loss or gain of a gene and so a function. The effect of point mutation will be explained here. यहाँ पे सिर्फ हम point mutation की बात करेंगे। A classical example of point mutation is a change of single base pair in the gene of beta globin chain that result in the change of amino acid residue glutamate to valine. It result in a diseased condition called sickle cell anemia, ठीक है। अब effect of point mutation that insert or delete a base in a structural gene can be better understood by following simple। तो आप सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानते हैं कैसे होता है, जब आपको पता है पॉइंट म्यूटेशन होता है, एसएनपी मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मतलब कि जो बीटा ग्लोबिन चेन है वहां पे ग्लूटामेट की जगह पे वैलिन आ जाता है, याद आ रहा है। पहले ग्लूटामेट था तो नॉर्मल था, लेकिन वैलिन आ गया, और किसकी वजह से आया बाबू, क्योंकि आपको पता है गाग से गुग हो जाता है, जी ए जी से ए हट के का आ जाता है, यू आ जाता है, याद आ रहा है, गाग से गुग हो जाना, तो जी यू जी हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा अमीनो एसिड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ग्लूटामेट की जगह कौन आ जाता है। तो अगर कोई भी एक सीक्वेंस उसमें से, कहने का मतलब यह है कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो गया, एक बेस हट गया वहां से दूसरा आ गया, एक उसमें से अगर चेंज हो गया तो भी म्यूटेशन हो जाता है, और ऐसे म्यूटेशन को कहते हैं क्या, पॉइंट म्यूटेशन। और ये कैसे हो सकता है देखिए ध्यान से, इंसर्शन से भी हो सकता है, डिलीशन से भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, कंसिडर अ स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग वर्ड। अब जैसे क्या है यहाँ देखिएगा, राम हैज रेड कैप, एक सीक्वेंस है मान लीजिए, ये मान लीजिए ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी जी से कोई सीक्वेंस है, तो ये तीनों कोडॉन्स हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ और इंसर्ट कर दिया, मान लो टी इंसर्ट कर दिया, टी इंसर्ट कर दिया, अब ए टी जी तो सेम रहेगा, सी ए टी भी सेम रहेगा, यहाँ अब टी जी इसके साथ कोड करेगा, ये तीनों अलग कोड करेगा, ये अलग हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे कोई बी आ गया, ध्यान से देखना इस बात को, तो राम हैज, इसके बाद यहाँ पे अब बी आया है तो इसको तीन चाहिए, बस तीन ले लिया, बी आ रही, फिर इसको डी इसके साथ चला जाएगा, बचा कौन, लास्ट में पी बच जाएगा। तो पूरा सीक्वेंस यानी जहां ऐड होता है कोई, उसके आगे का सारा सीक्वेंस चेंज हो जाता है, पीछे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए एक यहाँ पे डाला गया था, अब दो डाल दिया गया तो पीछे में कोई चेंज नहीं है, दो डाला गया तो बी आई आ गया, तो बी आई आर तीन ले लिया, तीन तीन का कोड ऑन, फिर ईडीसी दो बच गए बाहर, कोई मतलब नहीं है, किसी के लिए कोड नहीं कर सकते अकेले, जब तक ये तीन ना हो एटलीस्ट। अब तीन डाल दिया, तो तीन डाल दिया तो अब क्या होगा, आगे वाला भी नहीं चेंज होगा, ध्यान समझेंगे ना, पीछे वाला चेंज होगा, बस एक नया ये बना लेंगे, एक यानी कि अगर कोई आप तीन न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देते हैं बीच में, तो ना पीछे वाला चेंज होगा ना आगे वाला सीक्वेंस चेंज होगा, बस ये होगा उस आरएनए से जो प्रोटीन चेन बन रहा है उसमें एक नया अमीनो एसिड अलग से आ जाएगा, लेकिन म्यूटेशन ये भी कहलाएगा, ध्यान समझना, लेकिन क्योंकि चेंज हुआ है पूरा का पूरा, ठीक। लेकिन इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि आगे का पूरा जो है सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ है, शिफ्ट नहीं हुआ, शिफ्टिंग नहीं हुई है, याद रखेंगे इसको। उसी तरह डिलीशन को समझाया है। चलिए, the conclusion from the above exercise is very obvious. Insertion or deletion of one or two bases changes the very important, ध्यान समझेंगे, insertion और deletion of one or two bases changes the reading frame from the point of insertion or deletion। जहां पे insert कर रहे हैं, जहां से delete कर रहे हैं, वहां से change करेगा। However, such mutations are referred as, इसको हम कहते हैं such mutation are referred as
फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस, इंसर्ट और डिलीट इन वन और मल्टीपल कोडॉन, हेंस वन और मल्टीपल अमीनो एसिड एंड रीडिंग फ्रेम्स रिमेन अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। कहने का मतलब क्या है, अगर 3 या उसके मल्टीपल को हम डालते हैं सीधे सीधे न्यूक्लियोटाइड को किसी भी फ्रेम में, तो उसमें हम कहते हैं क्या कि हो सकता है कि एक या उससे ज्यादा अमीनो एसिड आ जाएगा, लेकिन ना उसके पीछे वाले सीक्वेंस में चेंज होगा ना आगे वाले में चेंज होगा। याद रखेंगे इसको। चलिए इसको हम थोड़ा सा और आपको डिफाइन करते हैं, ठीक है, बस 2 मिनट लेकर के। अच्छा चलिए समझ में आ गया होगा, टाइम वेस्ट होगा, कोई बात नहीं, इससे इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल, ध्यान से देखेंगे टीआरएनए क्या है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ कोड इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक दैट देयर हैज टू बी अ mechanism to read the code and also to link it to the amino acids because amino acids have no structural specialties to read the code uniquely, ठीक है ना। he postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and on other hand would bind to the specific amino acid. The tRNA, then called sRNA, soluble RNA, was known before the genetic code was postulated. However, its role as an adapter molecule was assigned much later. तो tRNA को हम पहले वही sRNA कहते थे, soluble कहते थे, क्योंकि इससे देखा गया कि ये salt solutions में क्या करता था, soluble हो जाता था। चलिए इसमें कोई खास नहीं है, यहां से शुरू होता है हमारा, ध्यान से देखिएगा। tRNA के पास एक होता है एंटी कोडॉन लूप दैट हैज बेसिस कंप्लीमेंट्री टू द कोडॉन एंड इट हैज एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच इट बाइंड्स टू अमीनो एसिड। tRNA यार देखो क्या है ये, देखिए देखिए tRNA है, ध्यान से देखिएगा, ये इसे बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। क्या कहते हैं, एंटी कोडॉन लूप। जैसे ये mRNA है, सभी लोग देखें, ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, मैंने पढ़ाया है तो बहुत 2-3 घंटे का लेक्चर था इसका, tRNA के बारे में बताया है, अच्छे से जो समझेगा उसको, तो ये वीडियो रिवीजन के लिए ही बहुत ज्यादा सही है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा सही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा, कम से कम अगर कोई 5-6 घंटे मॉलिक्यूलर पढ़ा दे रहा है तो यानी कि पक्का वो कोई घोटाला कर रहा है। तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैं एनसीईआरटी रीड कर रहा हूँ, इसीलिए आप इसे बेसिक से नोट से पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है, ये है एंटी कोडॉन लूप। एंटी कोडॉन क्यों कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये है बाबू mRNA से प्रोटीन बनाना है। अगर प्रोटीन बनाना है तो होता क्या है, ये tRNA आता है, tRNA के पास एंटी कोडॉन लूप होते हैं, यानी कि अगर यहाँ AGU है, यानी कि जितने जितने कोडॉन है, यानी कि 64 कोडॉन है, ट्रिपलेट कोडॉन समझ लो, तो 64 में से 61 जो होते हैं वो किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 61 tRNA जो है स्पेसिफिक tRNA X61 होंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर AGU है तो वो वाला tRNA आएगा जिसके एंटी कोडॉन में UCA होगा, यानी कि इसका कंप्लीमेंट्री, A के आगे U, G के आगे C, U के आगे A, ठीक है, ये वाला आ गया। जैसे ही UCA आया तो AGU किसके लिए करता है, बताइए ध्यान से, देखिए ध्यान से, अब AGU आया, तुरंत जैसे आया तुरंत यहाँ UC आया और उसके हिसाब से यहाँ पे एक नया लग गया आपके क्या, एक जैसे क्या होता है ना, देखो mRNA है ये, इसके पास एक कोडॉन है, उस कोडॉन के लिए एक एंटी कोडॉन होगा, यानी कि एक tRNA होगा, वो tRNA के एंटी कोडॉन लूप में एंटी कोडॉन्स होंगे। तो अगर यहाँ UG है तो UCA वाला आ जाएगा, और जैसे आएगा UCA वाला, जैसे दोनों बाइंड करेंगे ऊपर एक अमीनो एसिड लग जाएगा, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो याद रखना कि इनके पास एंटी कोडॉन लूप होता है और ये 3' एंड होता है, इसे हम एक्सेप्टर एंड कहते हैं, यहीं पे आकर के नया अमीनो एसिड लगेगा। यहाँ पे देखिए यूएसी था, यहाँ पे तुरंत आ गया AUG और यहाँ पे टायरोसिन आके लग गया, तो 3' एंड को हम कहते हैं। तो 2 चीज आपको याद रखना है, tRNA के पास 2 कंपोनेंट हमको जो याद रखने हैं, DHU लूप होता है जो रिकॉग्नाइज करता है, हमको अभी यहाँ दिया नहीं है तो हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एंटी कोडॉन लूप जो होते हैं, ठीक है ना, वो बेस कंप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि mRNA में जो कोडॉन्स है उसके कंप्लीमेंट्री होंगे, और होता है एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड 3' एंड जिसे कहते हैं, व्हिच इज बाइंड टू अमीनो एसिड। tRNA आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, सारे अमीनो एसिड के लिए सबका अलग अलग प्रोडक्ट स्पेसिफिक tRNA होता है। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA दैट इज रिफर्ड टू इनिशिएटर tRNA। अगर शुरुआत करनी है उसके लिए इनिशिएटर tRNA होता है। देयर आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई tRNA नहीं होता है, इसको स्टार पॉइंट कर लेंगे, क्योंकि स्टॉप कोडॉन जो होते हैं किसी के लिए कोड नहीं करते हैं तो उनके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं बनाएगा, तो इसीलिए उसके लिए कोई भी
tRNA नहीं होगा. The secondary structure of tRNA has been depicted that look like a clover leaf. In actual structure, the tRNA is compact molecule which looks like inverted L. तो जो अगर कोई पूछे एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है तो कह देना इन्वर्टेड एल की तरह है. कोई पूछे कि इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है तो कह देना क्लोवर लीफ. तो हम इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं, पीछे आपको नोट्स मिले जाते हैं, ठीक है, इससे आप बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी. चलिए देखिए बस 2 मिनट. एक चीज और बताना था, जो ध्यान से देखना, जो कोडॉन होते हैं वो नॉन एम्बिगुअस होते हैं. क्या होते हैं? नॉन एम्बिगुअस. पता नहीं क्यों इनने वाले साइड लगता नहीं दिया हुआ है. वन कोडॉन कोड ओनली फॉर वन अमीनो एसिड. कहने का मतलब कि अगर यू 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 है वो सिर्फ और सिर्फ फेनिल एनिलीन को ही कोड कर रहा है, तो यू 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 कभी मेथियोनिन को कोड नहीं करेगा. तो ध्यान समझना, मैं समझाता हूं इसको. अगर एक राजा है, उसकी कई रानियां हैं, ध्यान समझना. एक राजा है तो रानी नंबर 1, रानी नंबर 2, रानी नंबर 3. इसको ध्यान समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेसी एंड नॉन एम्बिगुअस प्रॉपर्टी. देखिए ध्यान से, एक राजा की कई रानियां हो सकती हैं, यानी कि एक अमीनो एसिड को कई लोग कोड कर सकते हैं. इसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी का प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं? ध्यान से मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देना. एक राजा है, उसकी कई रानियां हैं, यानी कि एक अमीनो एसिड राजा हुआ, रानियां क्या हुई? कोडॉन्स. तो कई सारे कोडॉन्स किसी, ध्यान सुनना, कई सारे डिफरेंट कोडॉन किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं. लेकिन अब देखो, इसे बोलते हैं डिजेनरेसी. लेकिन एक कोडॉन, यानी कि ये जो रानी नंबर 1 है, सिर्फ एक ही राजा को कोड करेगी. ये प्रॉपर्टी नॉन एम्बिगुअस कहलाता है. क्या कहलाता है? नॉन एम्बिगुअस प्रॉपर्टी. देखो लिखा है वन कोडॉन ओनली कोड फॉर वन अमीनो एसिड. देखो अब सॉरी, तो 3 कोडॉन है. अरे तो वन सेम मतलब अगर यू 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 है और उसने कसम खाया कि हमको फेनिल एलिन को ही कोड करना है, तो ये किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा. इस बात में बहुत कंफ्यूजन होती है, इसीलिए राजा रानी का कांसेप्ट है यहाँ पे. राजा मतलब क्या हुआ? एमिनो एसिड, और रानी क्या है? सब कोडॉन्स हैं. तो एक राजा कई रानी रख सकता है, यानी कि एक राजा जो है, एक अमीनो एसिड कई कोडॉन्स द्वारा कोड हो सकता है. इसको बोलते हैं डीजेनरेसी. लेकिन एक रानी सिर्फ एक ही राजा को कोड करेगी. ये है क्या बाबू? नॉन एम्बिगुअस वाली प्रॉपर्टी. ठीक है, ये समझाना था आपको. यहाँ पे कुछ और बातें हैं, देख लीजिए. ठीक है, देखें, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन ऐसे हैं, ऐसे अमीनो एसिड हैं जो सिर्फ एक ही कोडॉन के द्वारा कोड किए जाते हैं. 9 ऐसे अमीनो एसिड है बाबू जो डबल डबल कोडॉन द्वारा कोड किए जाते हैं. एक ऐसा अमीनो एसिड है, जैसे आपको दिख रहा है आइसोल्यूसिन, वो 3 कोडॉन्स के द्वारा कोड किया जाता है. 5 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो 4-4 कोडॉन द्वारा कोड किए जाते हैं. ऐसा कोई भी अमीनो एसिड नहीं है जो 5 कोडॉन्स द्वारा कोड किया जा रहा हो. लेकिन ऐसे 6 कोडॉन्स, ऐसे मतलब 3 लोग हैं, जैसे ल्यूसीन, सेरिन और आर्जिनिन की 6-6 कोडॉन्स उनको कोड कर रहे हैं. ठीक है ना. तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? सबसे ज्यादा चांस रहता है बाबू इसका रहेगा कि मेथियोनिन सिर्फ एयूजी से होगा, ट्रिप्टोफान सिर्फ यूजीजी से होगा. ठीक है ना. तो ये याद रखना होगा आपको. चलिए, टीआरएनए वाला ऊपर होगा, हम समझाए थे कहीं पे. देखिए, देखो बाबू, जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है, अगर कोई 2D कहे तो क्लोवर लीफ, 2D क्लोवर लीफ. और एनसीईआरटी में इसने कहा है क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो अगर क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, तो कह देना क्लोवर लीफ लाइक. और अगर कोई कहे 3D स्ट्रक्चर, या तो कहे एक्चुअल स्ट्रक्चर कह दे, या 3D कह दे, तो कह देना इन्वर्टेड एल.
ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ध्यान से देखना इसको। ये आपको दिख रहा है, ये क्लोवर लीफ लाइफ स्ट्रक्चर तो है, ये दिखाया मैंने, एनसीईआरटी ने हटा दिया है, लेकिन लिखा है एनसीईआरटी ने क्लोवर लीफ, तो इसके बारे में पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे। ध्यान से देखना, ये होता है डीएचयू लूप जो रिकॉग्नाइज करता है, हम देखेंगे क्या रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद ये होता है टी साइसी लूप। क्या होता है? टी साइसी लूप। इसे कहते हैं साई, मतलब देखो टी है थाइमिन, सी क्या है साइटोसिन। अब देखो आरएनए है फिर भी इसके पास थाइमिन है, यही एक्सेप्शन है इसका। और जो साई है ये एब नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस है। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है ये एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप क्या होता है, ध्यान से देखना यहाँ पे कि जैसे एयूजी आरएनए है तो इसके लिए यूएसी वाला ही टीआरएनए आएगा, और यहाँ पे 3' एंड पे इस वाले आर्म को कहते हैं क्या? एक्सेप्टर आर्म। और यहाँ पे ए सी सी यही रहता है यहाँ पे, और ये क्या है 5' यहाँ जी रहता है। बस इतना नहीं ध्यान रखना है, ये एंटीकोडॉन लूप है, याद रखना। और जो 3' एंड वाला होगा ये एक्सेप्टर आर्म होगा, कि जो जैसे एमआरएनए यहाँ पे आएगा उसके हिसाब से एंटीकोडॉन लूप वाला यहाँ पे कंप्लीमेंट्री अपना यहाँ पे जुड़ेगा, और जैसे जुड़ेगा यहाँ पे एक नया अमीनो एसिड आके अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को याद रखना हमेशा। ठीक है, तो ये आपको दिखाना था। चलिए चलिए एनसीईआरटी पे आते हैं वापस। Translation. Translation refers to the process of polymerization of amino acid to form a polypeptide. ठीक है ना। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू, अमीनो एसिड को पॉलीमराइज करेंगे, उसको जोड़ेंगे, उसका सीक्वेंस बनाएंगे, यानी कि अमीनो एसिड का पॉलीमर बनाएंगे। ठीक है ना। अमीनो एसिड क्या है? एक मोनोमर है, उसका कई सारा अमीनो एसिड तो पॉलीमर बन जाएगा, और जो बनेगा उसे प्रोटीन कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड का चेन कहेंगे। The order and sequence of amino acid are defined by the sequence of bases in the mRNA. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, mRNA में कौन है सीक्वेंस? अगर मान लो AUG है तो क्या बनेगा? UCC है तो क्या बनेगा? ठीक है ना, UUU है। तो mRNA पे जो सीक्वेंस है बाबू वो डिफाइन करेगा, कि कौन सा टीआरएनए के ऊपर क्या जुड़ेगा, अमीनो एसिड जुड़ेगा। द अमीनो एसिड आर ज्वाइंट बाय बॉन्ड व्हिच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड जो प्रोटीन का चेन होता है वो अमीनो एसिड का चेन होता है। तो अमीनो एसिड और दो अमीनो एसिड के बीच में एक क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, therefore in the first phase itself amino acid are activated in the presence of ATP and linked to their cognate। cognate का मतलब होता है स्पेसिफिक। मैंने कहा हर अमीनो एसिड के लिए, सॉरी, हर एक कोडॉन के लिए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड है, तो cognate का मतलब होता है स्पेसिफिक। ठीक है ना, स्पेसिफिक टीआरएनए। अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और एमिनो एसाइलेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना इस बात को। देखिए, एक एमआरएनए है, एमआरएनए, उसके पास यूयूयू है। क्या है? यूयूयू। तो यू है तो उसके यूयूयू है तो उसके अपोजिट क्या आएगा? ठीक है, उसके अपोजिट जो कोडॉन्स होंगे उनको हम बोलेंगे एंटी कोडॉन्स, यानी कि जो जैसे मान लो हम चलो लेते हैं शुरू से इनिशिएटर टीआरएनए है, तो एयूजी है, मान लो एमआरएनए के ऊपर लिखा एयूजी, तो ऐसा एंटी कोडॉन आएगा जिसके पास होगा ए के सामने यू होगा, यूएसी वाला टीआरएनए आएगा और चिपक जाएगा, और जैसे ही चिपकेगा एक इसके हिसाब से एक अमीनो एसिड आके लग जाएगा 3' एंड पे। इसको बोलते हैं एमिनो एसाइलेशन या तो चार्जिंग मतलब लोडिंग ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसाइलेशन कहला रहा है। तो ये है पहला स्टेप इसका। ठीक है, if two such charged tRNA are brought and activated close enough, the formation of peptide bond between them would be favored energetically। यानी कि दोनों, देखिए होता क्या, एनर्जी की जरूरत होती है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, बस 1 मिनट दीजिए हमको। देखिए, सबसे पहले होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब एमिनो एसिड जो है वो एटीपी की प्रेजेंस में, और एक एंजाइम होता है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज, जाना नहीं है,
तो ये सब मिल करके बनाते क्या है, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका नाम है अमीनो एसिड। देखो अमीनो एसिड, देखो होता क्या है, एटीपी में कितने फॉस्फेट होंगे, 3 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट अलग हो जाते हैं, एनर्जी का काम करते हैं, बचता क्या है एएमपी, क्या इसको बोलेंगे एडेनिन मोनोफॉस्फेट। तो ये जो अमीनो एसिड है, एएमपी है, एंजाइम जो है, इन तीनों मिलकर कहते हैं एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ये एक्टिवेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि आगे चल के पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। इसके बाद जो आता है चार्जिंग, तो एनसीईआरटी ने सीधे चार्जिंग बोला है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो देखो ध्यान से, अमीनो जो ये जो कॉम्प्लेक्स है अमीनो एसाइल, एएमपी और एंजाइम, जब टीआरएनए के पास जाते हैं तो टीआरएनए का जो डीएचयू लूप होता है ये इसको तुरंत क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और इसमें से अमीनो एसिड आके जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। मतलब स्पेसिफिक अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स स्पेसिफिक टीआरएनए, अमीनो एसिड अटैच्ड और चार्ज्ड एट 3' एंड ऑफ द टीआरएनए। मींस क्या हुआ, ध्यान से देखो, जैसे ही यहाँ पे यू 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 दिखा, इसके अपोजिट वाला ए ए ए यानी कि ए ए ए वाला टीआरएनए आएगा और जैसे ही ये दोनों अटैच होंगे यहाँ पे 3' एंड पे फेनिल एलिनिन लग जाएगा। एयूजी वाला जैसे आया उसके अपोजिट यूएसी आएगा और यहाँ पे मेथियोनिन लग जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए ड्यूरिंग चार्जिंग। ठीक है ना, अब ये सब एक्स्ट्रा है। चलिए, तो चार्जिंग ये है, समझ लीजिएगा चार्जिंग का मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ और बातें इसमें हम बता देते हैं आपको। देखिए इसमें राइबोसोम में 2 साइड्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 साइड। ये ध्यान से देखिएगा, जो इधर राइट साइड दिख रहा है आपको ए साइड और लेफ्ट वाला पी साइड, यहाँ पे ये होता है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये होता है स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम। चलिए अब देखिए क्या है, पी साइड पेप्टाइडल साइट, जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड वाला टीआरएनए है। ठीक है ना, जैसे क्या है कि जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा 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 बड़ा सा, ये इसी को बोलते हैं पी साइट। और जहां पे आते रहेंगे नए नए टीआरएनए, उसे हम बोलते हैं ए साइट। याद रखना इस बात को। दीज साइट्स बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अगर पेप्टाइड बॉन्ड को बनना है तो ये दोनों साइट एक साथ रहना जरूरी है। एनसीईआरटी ने लिखा है, अभी हम उस पे आते हैं। चलिए अब क्या होगा, इनिशिएशन देखिए ध्यान से। राइबोसोम बाइंड टू एमआरएनए एट स्टार्ट कोडॉन। जहां पे स्टार्ट कोडॉन दुखा वहीं पे राइबोसोम क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है ना, वो भी कौन सा बाइंड, स्मॉलर, याद रखना इसको, स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स टू एमआरएनए एट स्टार्ट कोडॉन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है, तो इनिशिएटर टीआरएनए आएगा, यहाँ पे मेथियोनिन लग जाएगा। ठीक है, पहला ये हो गया। फिर इलोंगेशन प्रोसेस शुरू होगा। इसमें क्या होता है, चार्ज टीआरएनए कम्स एट ए साइट। ए साइट पे नए नए टीआरएनए आते रहेंगे। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये ए साइट है, यहाँ पे नया टीआरएनए आया। जैसे यहाँ पे यूजीजी है तो यहाँ पे एसीसी वाला आएगा और तुरंत यहाँ एक नया बन जाएगा। अब क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है राइबोसोम का, ये आगे खसकेगा और ये वाला इसके ये देखो ध्यान से, ये वाला ये लास्ट में बना था, ये सबसे पहले बना था, बाद में ये बना, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये दोनों यहाँ चिपक जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया साफ इलोंगेशन, मतलब जो ए साइट है वहां पे नए नए चार्ज टीआरएनए आते रहेंगे और यहाँ पे जब आते रहेंगे तो ये वाला टूट के जाएगा, यहाँ बन जाएगा, फिर ये खसकेगा, फिर आगे बढ़ता रहेगा यूनिट। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन होती है बच्चों को। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको। अब हम एनसीईआरटी पे आते हैं, तब आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है। द सेलुलर फैक्ट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम। सेलुलर फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम, यही बनाएगा प्रोटीन को। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस कई सारे आरएनए एंड यानी कि आरआरएनए अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन। कितने, कम से कम 80 डिफरेंट प्रोटीन के लिए आरआरएनए इनके पास है। इट इज इनएक्टिव स्टेट, किसमें होते हैं, इनएक्टिव स्टेट। इसीलिए मैंने कहा इनको एक्टिवेट करना जरूरी है। तो पहला स्टेप जो होता है एक्टिवेशन होता है। क्या होता है, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का मतलब क्या है, जो एमिनो एसिड जो वहां पे टीआरएनएज हैं, ध्यान सुनना इस बात को। मैंने कहा कि यहाँ पे जो डिफरेंट ये सब जितने भी ये अमीनो एसिड्स हैं, ये सब क्या हैं, इनएक्टिव स्टेट्स में है। इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा और एक्टिवेट करने के लिए एटीपी से उनको रिएक्शन कराते हैं और एक एंजाइम से, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट, ए लार्जर सब यूनिट एंड ए स्मॉलर सब यूनिट। देखो ये वाला जो है ये लार्जर सब यूनिट है और ये वाला क्या है, स्मॉलर सब यूनिट। याद रखेंगे, राइबोसोम। When the smaller subunit encounters an mRNA, very important, very important, इसको मार्क कर लेना। जब स्मॉल सबयूनिट जो है ये mRNA से मिलता है, the process of translation of the mRNA to protein begins। याद रखेंगे इसको।
ठीक है ना। अगर कोई पूछे फर्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है ना, तो कह देना कि एक्टिवेशन, चार्जिंग, ये सब। लेकिन पूछे कब बिगिन हुआ ट्रांसलेशन, तो कह देना जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन, जब एमआरएनए किसको इनकाउंटर करेगा, स्मॉल सब यूनिट को, स्मॉलर सब यूनिट को। देखो ध्यान से, यहाँ पे एमआरएनए है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये जब बाइंड करेगा इससे तब जाके ट्रांसलेशन शुरू होगा। There are two sites in the large subunit for subsequent amino acid to bind to and thus be close enough to each other for the formation of a peptide bond. अगर पेप्टाइड बॉन्ड का बनना है तो जो दोनों साइट हैं, ए साइट और पी साइट, जो मैंने कहा दोनों साइट का पास रहना बहुत जरूरी है, इस बात को आप समझिएगा। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, राइबोसोम कैटलिस्ट की तरह भी यूज होता है। और कौन सा राइबोसोम, 23S rRNA इन बैक्टीरिया एक्ट एज कैटलिस्ट, इसको हम राइबोजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोजाइम, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अ ट्रांसलेशन यूनिट इन एमआरएनए इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन एंड द स्टॉप कोडॉन एंड कोड फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। ध्यान समझना, देखिए ट्रांसलेशनल यूनिट जैसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है, ऐसे ही ट्रांसलेशनल यूनिट होता है। तो इसमें एक होता है स्टार्ट कोडॉन, इनिशिएटर, तो उसमें एयूजी कहते हैं। और स्टॉप में तीनों आ सकते हैं, उगा, उआ, उआग, तीनों आ सकते हैं। तो जहां पे एयूजी आया तुरंत इनिशिएशन हो जाएगा ट्रांसलेशन का, जहां पे यूजी आया तुरंत खत्म हो जाएगा, वहीं पर ट्रांसलेशन बंद हो जाएगा। और बीच में जो सीक्वेंसेस हैं वही प्रोटीन बनाएंगे। चलिए, एयूजी भी प्रोटीन बनाएगा। Okay, and mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated region, UTR। कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझो। देखिए, मान लीजिए ये सीक्वेंस है, यहां पे आ गया यू सी यू यू यू, यहां आ गया ए यू जी, ठीक है, यहां आ गया ए सी सी, यहां आ गया देखो यू जी ए। अब देखो ध्यान से, इसके आगे आ गया यू यू यू, यहां आ गया यू यू सी। अब देखो जहां कहां से शुरू होगा ट्रांसलेशन, यहां से शुरू होगा, जैसे शुरू हुआ हुआ कहां खत्म होगा, जैसे इसको स्टॉप कोडॉन मिला वहीं खत्म हो जाएगा। अब देखो यानी कि ये पूरे सीक्वेंस में सबका ट्रांसलेशन नहीं, बस इतने का ट्रांसलेशन होगा, इतना ही प्रोटीन बनाएंगे। तो बचा क्या, इधर भी बच गया, यानी कि अब देखो इधर भी बच गया, इधर बच गया, यानी 5 डैश एंड मान ले, ये मान ले 3 डैश एंड, तो इधर भी बचा, इधर भी। तो 5 डैश एंड के पहले 3 डैश एंड के बाद वहां पे जो चीजें बच रही हैं इनको हम बोलते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, जहां पे ट्रांसलेशन नहीं होगा। और लिखा है एनसीईआरटी ने, ये ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। तो कैसे बढ़ा देता है, जैसे देखिए मान लो ये है पूरा का पूरा एमआरएनए, यहाँ एयूजी होता और यहाँ पे यूजीए होता, तो यहाँ से शुरू होता क्या, ट्रांसलेशन और यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या होता, खत्म हो जाता। लेकिन अब क्या हुआ, एयूजी यहाँ पे है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो जगह मिला है, जगह, उस जगह पे अच्छे से एंजाइम बाइंड कर सकता है। तो एंजाइम के वर्क के लिए जगह मिल जाता है अच्छे से, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एफिशिएंसी, ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। जैसे मान लो पेन है ये, हमको अगर यहाँ से उठाना हो तकलीफ होगा, लेकिन हम ऐसे उठाएं तो बहुत अच्छे से उठ जाएगा। तो वही बात है, अगर जगह बचा रहेगा तो एंजाइम के एक्टिविटी के लिए बहुत सही रहेगा, और इसीलिए कहते हैं कि एफिशिएंसी को ये बढ़ा देता है। चलिए देखिए, ट्रांसलेशन इतना आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम कम से कम 2 घंटे का वीडियो ट्रांसलेशन 1.5-2 घंटे का चाहिए, तब समझा देंगे। लेकिन अब जो समझे उन्हीं को समझ में आएगा, जैसे पहली बार जो पढ़ रहा हूँ उनको पक्का ये बहुत अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो मुझे एनसीईआरटी रीड करना है, कम समय में बताना है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, फॉर इनिशिएशन राइबोसोम बाइंड टू द एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडॉन। इनिशिएशन कब होगा, ये पूरा तीनों स्टेप बता रहा है। इनिशिएशन कब होगा, जब एमआरएनए, ठीक है ना, जब राइबोसोम, स्मॉल राइबोसोम कहां बाइंड करेगा, एमआरएनए के स्टार्ट कोडॉन, एयूजी जैसे दिखा, इनिशिएशन हो गया। दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ओनली बाय द इनिशिएटर टीआरएनए। कौन आएगा, इनिशिएटर टीआरएनए आएगा। द राइबोसोम प्रोसीड to the elongation phase of protein synthesis. During this stage, complex composed of an amino acid linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon। देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो डायग्राम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे शुरू हो गया है पूरा मामला, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये सब याद रखना, ये 5 डैश फिर 3 डैश, हमेशा ये भी 5 डैश और 3 डैश एंड पे ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या, ये है ए साइट, ये है पी साइट। ए साइट पे नया टीआरएनए आ रहा है, और जो सीक्वेंस है यहाँ पे, जो यहाँ पे कोडॉन है, उसके लिए इनके पास एंटी कोडॉन है। और ये जब आ रहा है तो बाबू ध्यान समझे, इनके लिए एक यहाँ पे नया अमीनो एसिड बन जा रहा है। फिर जब ये आगे खसकेंगे तो ये वाला टूट करके, ये वाला टूट करके यहाँ आ जाएगा। अब ये इधर आ गया तो यहाँ पे एक नया आएगा, और ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। देखो एकदम पूरा एकदम नया। अब यहाँ आ गया तो नेक्स्ट प्रोसेस में दिखाएगा वैलिन यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे एएसएन है तो यहाँ पे एएसएन आ जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं?
एस्पर्टीन। अब देखिए क्या है, एलेनिन है, यहाँ पे वेलिन है, एस्पर्टीन है। तो यही बात है कि हो क्या रहा है कि नए नए टीआरएनए ए साइट पे आएंगे, और ए साइट पे जब आएंगे, ध्यान समझिएगा इस बात को, नए टीआरएनए ए साइट पे आ रहे हैं, और जैसे ही इनको एंटीकोडॉन्स और कोडॉन के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री एक जब हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह सब बन जा रहा है, तो तुरंत यहाँ पे चार्जिंग हो जा रहा है। चार्जिंग मतलब कि यहाँ पे एक नया अमीनो एसिड आ जा रहा है। तो जो पुरानी चेन थी, अब बाबू ये राइबोसोम जब आगे खसकेगा, तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये इनके साथ बॉन्ड बना लेंगे, फिर नया वाले के लिए ए जगह पे, ए वाले पे जगह आ जाएगा। तो दोनों साइड आपस में एकदम क्लोजली अटैच हैं, याद रखेंगे इसको। Sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pair with the tRNA anticodon. The ribosome moves from codon to codon along the sequence dictated by DNA and represented by mRNA. At the end, a release factor, देखो terminator factor नहीं है, termination फैक्टर जो होता है कहाँ होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन में, यहाँ पे रिलीज फैक्टर है, बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा, जैसे उसको यूजीए, यूएजी या फिर कुछ भी ऐसा स्टॉप कोडॉन दिखा, तुरंत ये यहाँ पे एक आता है लास्ट में, क्या लिखा हुआ है, रिलीज फैक्टर, वो बाइंड करेगा और खत्म कर देगा। क्या खत्म कर देगा बताओ? वो खत्म कर देगा, तुरंत ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कॉमेडी चलिए, अब देखिए ये तो ट्रांसलेशन हो गया। तो ट्रांसलेशन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए कि सबसे पहला स्टेप क्या है, तो देखो अगर ऑप्शन में दिया है एक्टिवेशन या चार्जिंग, तो दोनों ही एक्टिवेशन के बाद, अब एनसीईआरटी ने एक्टिवेशन में चार्जिंग लिखा हुआ है, तो चार्जिंग हम करेंगे तो चार्जिंग ही देगा हमेशा। चार्जिंग या हम उसको कहते हैं क्या, लोडिंग, ठीक है ना, या तो अमीनो एसाइलेशन, यानी कि टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड का लगना आकर के। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब एक्चुअल शुरू होता है तो इसमें सबसे पहले इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन बाय इनिशिएटर टीआरएनए। उसके बाद क्या होता है, इलोंगेशन होता है, यानी पॉलीपेप्टाइड का चेन बनता है, और लास्ट में जैसे ही स्टॉप कोडॉन मिला, तुरंत हो जाता है क्या, रिलीज फैक्टर शुरू हो जाता है। तो बहुत बड़ा है ट्रांसलेशन, लेकिन इतनी बातें, इससे ज्यादा कुछ पूछी नहीं जाएंगी। चलिए, अब आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन मतलब क्या, जैसे हमारी बॉडी में याद रखेंगे, हमारी बॉडी में जीन्स हैं, उन जीन का काम क्या है, नए नए प्रोटीन बनाना। तो प्रोटीन बनाना मतलब क्या, जैसे हमको अगर हमारी बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, मान लीजिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, हमारी बॉडी को अगर एनर्जी की जरूरत है, हमारी बॉडी को ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, यानी कि निरंतर 24 घंटा एनर्जी चाहिए, तो हमें उसके रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, वो हमेशा चलता रहेगा। ऐसे जीन हमेशा 24 घंटे ऑन रहते हैं, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटरी जीन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूटरी जीन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, यानी कि इनकी जरूरत हमेशा हमें क्या होगी, हमेशा इनको काम में लगे रहना है, इनका कभी भी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, ये अपना काम करते हैं ना। इनको रेगुलेशन मतलब ऑन एंड ऑफ तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे हमको, मैं मान लूं कि मान लेते हैं कि हमको जो है एड्रेनलिन की जरूरत है, यानी कोई हार्मोन की जरूरत है, उसके लिए जो जीन, अब उसके लिए जो जीन होगा, अब एड्रेनलिन हमेशा तो रिलीज होता नहीं है, कभी कभी होता है, तो उसके लिए मान लो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करना है, आपको इमरजेंसी की जरूरत है, सांप आ गया सामने, तुरंत वो जीन ऑन हो जाएगा, और नहीं तो हमेशा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो यही सब बातें हैं, इसको हमको समझना है ठीक है ना, तो ध्यान समझेंगे इस बात को। चलिए, तो रेगुलेशन कैसे होता है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म that may occur at various level. Considering that gene expression result in the formation of polypeptide, it can be regulated at several levels in eukaryotes. The regulation could be exerted at पहले transcription level, processing level, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ट्रांसलेशन लेवल। देखिए क्या है, अगर यूकैरियोट की बात करें तो सबसे पहला रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, जहां पे जैसे मान लो कि ये पूरा है आपका न्यूक्लियस एक सेल का, यूकैरियोट का, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मान लेते हैं डीएनए है, डीएनए से क्या बन गया, एचएनआरएनए बन गया। ठीक है, तो पहला आपको जरूरत पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन को ऑन ऑफ करने का। फिर एचएनआरएनए से प्रोसेसिंग किया आपने, जब प्रोसेसिंग किया तो क्या बन गया, एमआरएनए बन गया। तो यहाँ पे दूसरा जो आपको जरूरत पड़ेगा जीन के ऑन ऑफ का, वो कब पड़ेगा, प्रोसेसिंग लेवल पे। एमआरएनए बन गया, अब इसको बाहर ट्रांसपोर्ट करना है साइटोप्लाज्म में, तो ट्रांसपोर्ट करने हैं, इसके लिए भी आपको बहुत प्रोटीन्स बनाने पड़ेंगे। तो आपका तीसरा जो है बाबू कहाँ जरूरत पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब लास्ट में ये जो एमआरएनए है ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो इसको जो प्रोटीन बनवाना है उसके लिए भी जीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो जीन के एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी, रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ चौथा, तो 4 लेवल होते हैं ऐसे जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। अगर ये पूछे प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में देखो प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस है ही नहीं, वहां पे जो भी हो रहा है सब साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो वहां पे 2 लेवल पे, सिर्फ 2 ऐसे लेवल होंगे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल और ट्रांसलेशन लेवल, जहां पे जरूरत पड़ेगी किसकी,
रेगुलेशन की। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखेंगे। द जीन्स, चलिए इसको पढ़ देते हैं। द जीन्स इन a cell are expressed to perform particular function or a set of function. For example, if an enzyme called the beta galactosidase is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide lactose into galactose and glucose. The bacteria use them as a source of energy. Hence, if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for the energy source, they would no longer require the synthesis of इंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एग्जांपल दिया है ई कोलाई का। इसने कहा है अगर ई कोलाई का खाना होता है लैक्टोज, और अगर लैक्टोज खाना है तो लैक्टोज तोड़ना पड़ेगा। लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। लैक्टोज दो पार्ट में टूटेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, और जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक उसको खा नहीं पाएगा। उसको तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यानी कि अगर हम बैक्टीरिया को, अगर किसी भी अगर ई कोलाई बैक्टीरिया है, अगर हम उसको किसी भी कल्चर में ऐसे डाल रहे हैं मीडियम में जिसमें लैक्टोज है, तो जब लैक्टोज रहेगा तभी ना उसको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, और जब तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाने की जरूरत पड़ेगी, और जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना है यानी कि जीन को ऑन करना पड़ेगा। तो और अगर लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जीन ऑफ रखना पड़ेगा। तो वही कह रहा है रेगुलेशन ऑन एंड ऑफ। Therefore, in simple terms, it is the metabolic physiological, याद रखना, metabolical physiological environmental condition that regulate the expression of gene। जीन को ऑन ऑफ करना मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर आल्सो रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ जीन। चलिए अब इसके बारे में हम लैकोपेरान में बात करेंगे और अच्छे से, ये जो हम लैक्टोज वाला बताए हैं अभी और अच्छे से एकदम बता रहा हूँ। लैकोपेरान आपको बहुत टफ लगता है, कुछ बहुत लोगों को मैंने समझा चुका है, बस 2 मिनट दीजिएगा, हम 2 मिनट में सारा कुछ बता देंगे। सब बकवास लिखा हुआ है, उसको 2 मिनट में मैं अपने शब्दों में एकदम भोजपुरी में बताऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा, पक्का गारंटी है। चलिए, इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट, कह रहा है अगर प्रोकैरियोट में बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही बस जाके रेगुलेशन की जरूरत पड़ सकती है, या तो ट्रांसलेशन पे, बाकी जरूरत नहीं पड़ती है। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर इज इन टर्न regulated by interaction with the accessory proteins which affect its ability to recognize start site। इसके बारे में बात करेंगे लैकोपेरान में। These regulatory proteins can act at both positively, जैसे क्या है, कोई भी अगर जीन होगा, 2 तरह के जीन्स होते हैं, एक होता है बाबू रेगुलेटरी, दूसरा होता है क्या? स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटरी जीन क्या करता है? कुछ प्रोटीन ऐसे बनाता है जो कि जा करके स्ट्रक्चरल जीन को कहता है कि तुम ऐसा काम करो, ऐसा ना करो। यानी कि मेरा मतलब क्या है, समझिएगा, ध्यान समझना। अभी हम लैकोपेरान पढ़ेंगे। मान लो ये जीन है, 2 जीन है, ये मान लेते हैं रेगुलेटरी जीन है और ये है स्ट्रक्चरल जीन। तो रेगुलेटरी जीन बाबू ये आरएनए बनाएगा, फिर ये प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन क्या करेगा? कुछ ना कुछ ऐसा, ये स्विच की तरह काम करेगा। किसके लिए? स्ट्रक्चरल क्या है? यही मेन है जो आरएनए बना करके प्रोटीन बनाएगा और हमारे बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस को चलाएगा। तो ये प्रोटीन क्या करता है, जो बना है, ये स्ट्रक्चरल जीन के पास जो ऑपरेटर रीजन होता है इसमें बाइंड करता है। अगर बाइंड कर गया तो जीन को ऑफ कर देगा, और अगर बाइंड नहीं किया तो जीन ऑन रहेगा। तो वही कह रहा है कि 2 तरह के जीन होते हैं। तो जो रेगुलेटरी जीन है वो स्ट्रक्चरल जीन को कमांड देता है, या उसको उसमें छेड़छाड़ करके उसको बंद और खोलने का स्विच का काम करता है, याद रखेंगे इसको। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है इसमें देखिएगा, द रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली। अगर रेगुलेटरी प्रोटीन, जो रेगुलेटरी जीन है, अगर वो प्रोटीन बना करके स्ट्रक्चरल जीन को ऑन कर दिया, ठीक है ना, ऑन कर दिया है, तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिवली काम कर रहा है। अगर ऑफ कर दिया है तो कहेंगे नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिवली काम कर रहा है, रिप्रेशर का काम कर रहा है। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequence termed operator। ठीक है ना, कह रहा है प्रोमोटर रीजन में जहां पे रेगुलेटरी जीन का जो प्रोटीन है जाके बाइंड करता है प्रोमोटर का वो रीजन, उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। वहीं से ऑपरेट होता है कि बंद होना है, खुलना है। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रोमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ऑपरेशंस एंड इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंसेस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड अ रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है ना, ये क्या है, ये सब बता रहे हैं। ईच ऑपरेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। For example, LAC operator is present only in the LAC operon and it interacts specifically with LAC repressor। देखिए क्या है इसका मतलब, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, हम समझाते हैं। देखिए अब यहाँ ओपेरॉन कह रहा है, ओपेरॉन क्या है, जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर कई कई जगहों पे या हॉलीवुड म्यूजिक्स में ओपेरा कहते हैं ना, ओपेरा का शो चल रहा है, मैं पहले होता था, ओपेरा देखने जा रहे हैं, तो ओपेरॉन क्या होता है, यही ओपेरॉन है।
उसका मतलब क्या होता है, एक जो होता है कोई भी जीन है, मान लो बॉडी में बात करें तो एक जीन कुछ ऐसा प्रोटीन बनाया जो कई सारे जीन को कंट्रोल कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप होता है या तो ओपेरा जो होता है, उसमें एक इंसान दो स्टिक लेके ऐसे ऐसे करता है और बाकी सब लोग गिटार विटार अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उन्हीं को देख करके, तो वो सबको कंट्रोल कर रहा है, इसी को बोलते हैं ओपेरॉन। क्या बोलते हैं? ओपेरॉन। और अगर हम बात करें लैक ओपेरॉन, तो वही कह रहा है ओपेरॉन, ठीक है ना। ओपेरॉन में क्या कहता है, एक प्रमोटर होता है। क्या होता है? प्रमोटर। प्रमोटर का बगल में होता है ऑपरेटर, वही सारा ऑपरेशन करेगा, सारा कि बंद करना है कि खोलना है। और अगर अलग अलग ओपेरॉन का अलग अलग ऑपरेटर होगा। और रिप्रेशर, रिप्रेशर क्या करता है? रिप्रेशर का मतलब होता है निगेटिव। रिप्रेशर जाके ऑपरेटर से अगर बाइंड किया, फिर से कह रहा हूं सुन लो, अगर रिप्रेशर जाकर के ऑपरेटर से बाइंड कर लिया तो जीन ऑफ हो जाएगा। अगर रिप्रेशर ऑपरेटर से बाइंड नहीं किया तो जीन ऑन हो जाएगा। जीन ऑफ मतलब कि वो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। जीन ऑफ का मतलब ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता है। अगर जीन ऑन हो गया मतलब ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। अब हम बात करते हैं लैक ओपेरॉन। तो ऐसा ओपेरॉन सिस्टम जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को ध्यान में रखता है उसको हम बोलते हैं क्या? लैक ओपेरॉन। ठीक है ना। तो अब लैक ओपेरॉन मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिए इस बात को, देखिए ध्यान से। चलिए देखिए लैक ओपेरॉन, यही समझ लीजिए फिर सब समझ में आएगा आपको। देखिए ये है केस वन। ये क्या है? केस वन। देखिए लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये है केस टू। ये क्यों आया? देखिए एक बैक्टीरिया है इकोलाई, उसका खाना है लैक्टोज। उसका खाना क्या है? लैक्टोज। तो लैक्टोज को अगर खाना है उसको, तो उसके बॉडी में तीन तरह के एंजाइम चाहिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए, परमीएज चाहिए, ट्रांस एस्टाइलेज चाहिए। ये तीन एंजाइम चाहिए। अब उसके लिए क्या करेगा वो? ध्यान समझना, अगर लैक्टोज खाना है उसको तो तीनों एंजाइम चाहिए उसके मेटाबॉलिज्म के लिए। तो यही जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं लैक ओपेरॉन, लैक्टोज का ओपेरॉन। तो इसमें होता क्या है, ध्यान समझिएगा। जब ई कोलाई को हम, फिर से एकदम ध्यान से एक मिनट बस समझिएगा, जब ई कोलाई, ध्यान सुना, जब ई कोलाई को हम किसी भी लैक्टोज के मीडियम में डालते हैं तो वो लैक्टोज को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे बॉडी के अंदर, जैसे उसके सेल के अंदर लैक्टोज जाएगा तो लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लैक्टोज होता है डाइसैकेराइड, और जब वो डाइसैकेराइड है उसको दो मोनोसैकेराइड में टूट जाएगा वो, एक गैलेक्टोज में एक ग्लूकोज में, ठीक है ना। उनके बीच में एक बॉन्ड होता है बीटा गैलेक्टोसाइड, इसीलिए उनका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइड्स, ठीक है ना, याद रखना। उसको जो बॉन्ड है उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइड लिंकेज। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लैक्टोज का दूसरा नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइड, और उसको तोड़ने वाला एंजाइम का नाम होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, याद रखना इसको। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज लगेगा उनको तब वो टूटेंगे। तो वो बीटा गैलेक्टोसाइड का, बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब बनाएंगे? जब लैक्टोज रहेगा, क्योंकि लैक्टोज अगर तोड़ना है तो बीटा गैलेक्टोसाइड चाहिए। अगर लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएंगे। तो अगर लैक्टोज है मीडियम में तो जीन ऑन रहेगा, तभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। अगर लैक्टोज नहीं है मीडियम में तो जीन ऑफ रहेगा, तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। तो अब देखिए होता क्या है केस वन, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे दो जीन दिख रहे हैं, ये है बाबू आपका रेगुलेटरी जीन, और रेगुलेटरी जीन यहां तक बस, और यहां से आपका शुरू है स्ट्रक्चरल जीन। ये पी फॉर प्रमोटर है, और यहाँ पे आई फॉर समझिए इनहिबिटर है बाबू, समझ लो, इसको हम रेगुलेटरी जीन कहते हैं। चलिए ध्यान से भी देखिएगा, ये ओ है ऑपरेटर, प्रमोटर का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप होता है ऑपरेटर, और ये जेड जीन है, वाई जीन है, ए जीन है, यानी पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है। एक ही जीन में तीन तरह के जीन्स आपको सिस्ट्रॉन दिख रहे हैं, तीनों अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे, और ये कहाँ होता है बाबू? प्रोकैरियोट्स में होता है। तो ये जो पूरा सिस्टम दिया हुआ है एक्चुअल में डीएनए है। ये क्या है बाबू? डीएनए। अब देखिए ध्यान से, ये जो अगर लैक्टोज नहीं है, क्या नहीं है? लैक्टोज, तो ये जो जीन है, ये वाला रेगुलेटरी जीन, ये एक बनाएगा एमआरएनए, इसको हम बोल रहे हैं रिप्रेशर। क्यों बोल रहे हैं बता रहा हूं। अब ये एमआरएनए फिर क्या बनाएगा? रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। ध्यान से समझना, लैक्टोज नहीं है। अब लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तोड़ना ही नहीं है किसी को। ये रिप्रेशर प्रोटीन क्या करेगा? जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो होता क्या है, अगर अगर इसको, अगर डीएनए से आरएनए बनाना है, डीएनए से आरएनए, तो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो आरएनए पॉलीमरेज जाकर के यहाँ बाइंड करता, तब ना शुरू होता सब कुछ। लेकिन बाबू यहाँ पे बाइंड रिप्रेशर कर दिया है, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए जीन बंद है। तो क्या लिखा हुआ है? जब लैक्टोज एब्सेंट रहेगा मीडियम में, रिप्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। इस बात को याद रखेंगे कि अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं है तो रिप्रेशर बाइंड कर लेता है ऑपरेटर से, और जीन ऑफ रहता है, कोई ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। केस टू, ध्यान से देखना, केस टू में क्या हुआ? केस टू में क्या हुआ, ध्यान से देखना। जब इंड्यूसर मतलब लैक्टोज, इंड्यूसर कौन? लैक्टोज।
जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है तो ये लैक्टोजवा क्या करेगा बाबू, जा करके ये रिप्रेसर प्रोटीन से, रिप्रेसर मतलब कि नेगेटिव, रिप्रेसर मतलब जो बंद कर दे, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन को क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव मतलब क्या कर देगा, इसके साथ बाइंड हो गया, अब ये जाके इसके पास बाइंड हो नहीं पाएगा। तो जब इंड्यूसर यानी जब लैक्टोज क्या करेगा, जब रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा, तब ध्यान से सुनना, ये जो है यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज होगा, अब जाके ये यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। अब जो है जेड वाई ये सब अपना एमआरएनए बनाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। तो ये प्रोटीन्स क्या, एंजाइम्स है यहाँ पे, तो ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा। सिंपल सी बात, खत्म। यही तो बात है कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो जीन ऑन रहेगा, यानी कि जो लैक्टोजवा है वो रिप्रेसर से बाइंड कर ले रहा है, तो रिप्रेसरवा इससे बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज इससे बाइंड कर ले रहा है। सिंपल सी बात है। तो जेड जो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, वाई परमिएज बनाएगा, और ट्रांस एस्टाइलेज कौन बनाएगा, ए। इसे बोलते हैं लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। तो याद रखना जेड वाई ए बी पी टी, ये याद रखेंगे, जेड वाई ए बीपीटी। जेड मतलब क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई मतलब क्या बनाएगा, परमिएज, ए मतलब क्या बनाएगा, ट्रांस एस्टाइलेज। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए, और एक बात याद रखना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम सबको पता है, परमेज का काम ये होता है कि ये परमिशन देगा कि लैक्टोज को एंट्री कराना है सेल में। अच्छा, आप कहेंगे सर अगर हम लैक्टोज मीडियम में बैक्टीरिया को रख दिए तो लैक्टोज कैसे अंदर आएगा, अभी तो जीन ऑन हुआ ही नहीं है। तो बाबू उसके लिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि परमिएज सेल में हमेशा थोड़ा अमाउंट में रहता है, परसिस्ट करता है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना। The elucidation of the lac operon was also a result of close association between the geneticist Francis Jacob and biochemist Jacob Monod. याद रखेंगे, they were the first to elucidate a transcriptionally regulated system in lac operon, a polycistronic structural gene. Polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene. याद रखेंगे इसको, दो तरह के जीन होंगे इसमें। Such arrangement is very common in bacteria, इसी को हम कहते हैं operon. To name such few operon, देखिए यहाँ पे lac operon है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, एराबिनोज, हिस्टिडीन, वैलिन ओपेरॉन। तो एराबिनोज क्या होता है बता दूं मैं आपको, एरा मतलब एराबिनोज, और एराबिनोज क्या है ये याद रखेंगे आप लोग, पढ़ा नहीं होगा इसको। ये 5 कार्बन का एक शुगर होता है बाबू, ठीक है ना, ठीक है ना, ये भी कई बैक्टीरिया को फूड की तरह काम में करता है। तो एराबिनोज ये है आपका। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द लाइक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, द आई जीन। हियर द term I does not refer to inducer, rather it is derived from the word inhibitor. याद रखना, जो आई जीन है इसका मतलब क्या है, इनहिबिटर एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो जाकर के प्रमोटर से बाइंड, ऑपरेटर से बाइंड कर ले रहा है, जिसकी वजह से पूरा जीन बंद हो जा रहा है, इसलिए इनहिबिटर कह सकते हैं। 3 स्ट्रक्चरल जीन है इसमें, जेड वाई ए। द आई जीन कोड फॉर द रिप्रेशर, आई जीन क्या बनाना, रिप्रेशर ऑफ द लैक ओपेरॉन। जेड जीन कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है ना, while the primarily responsible for the hydrolysis, बीटा गैलेक्टोसाइड क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करवाएगा, यानी कि जो लैक्टोज है उसको तोड़ के रख देगा किसमें, गैलेक्टोज में। किसमें तोड़ेगा, गैलेक्टोज में तोड़ेगा और ग्लूकोज में तोड़ेगा, ठीक है। लैक्टोज इनटू मोनोमेरिक यूनिट, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। द वाई जीन कोड फॉर द परमिएज व्हिच इंक्रीजेस परमिबिलिटी ऑफ सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स। याद रखना यहाँ क्या लिखा हुआ है कंफ्यूज मत होना, बीटा फिर से देख लो ध्यान से, बीटा गैलेक्टोसाइड्स लिखा हुआ है, यानी कि लैक्टोज को आने के लिए परमिशन देगा वो। द ए जीन इनकोड्स अ ट्रांस एस्टाइलेज, हेंस ऑल, इसके बारे में बताया नहीं तो हमको जाना नहीं है, हेंस ऑल द 3 जीन product in lac operon are required for metabolism of lactose. In most other operon as well, the gene present in the operon needed together to function, एक साथ फंक्शन करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए नाम है operon इनका। चलिए, lactose is the substrate for the very important, lactose is the substrate for the enzyme beta galactosidase and it regulates switching on and off of the operon। बता दिया मैंने, लैक्टोज है तो जीन क्या होगा, ऑन, लैक्टोज नहीं है तो जीन ऑफ होगा, hence it is termed inducer। तो कहेगा इंड्यूसर कौन है, तो कह देना लैक्टोज। in the absence of preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported in the cell through the action of permease। Remember, a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time। जो मैंने बताया परमेज हमेशा थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है ना। ओके, the lactose then induces the operon in the following manner, ठीक है। The repressor of the operon, ध्यान से देखेंगे इस बात को, the repressor of the operon is synthesized all the time constitutively, यानी कि
दो तरह के जीन मैंने बताया, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन ऐसे होते हैं जो हमेशा 24 घंटे ऑन रहते हैं, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जब जरूरत पड़ती है ऑन रहते हैं। फ्रॉम द आई जीन, द रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। देखिए ध्यान से, जब रिप्रेशर क्या करता है, बाइंड करता है ऑपरेटर से, तब आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं करने देता है, काम नहीं करने देता है और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। in the presence of an inducer such as lactose और एलोलैक्टोज। याद रखना, लैक्टोज और एलोलैक्टोज दोनों ही सिमिलर होते हैं, बस उनमें पोजिशनल आइसोमर का खेल है, बाकी फॉर्मूला सेम होता है। तो लैक्टोज की जगह पे एलोलैक्टोज यूज कर सकते हैं। द प्रिप्रेशर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब लैक्टोज। जैसे लैक्टोज आता है तुरंत वो क्या करता है, इंड्यूस करता है। इंड्यूस करने का मतलब क्या है, उसको बाइंड कर देता है ताकि वो बाइंड ना कर सके किससे, ऑपरेटर से, और जीन चालू हो जाता है। दिस अलाउ, तो जब ऑपरेटर खाली हो जाएगा, जब ऑपरेटर पे कोई बाइंड नहीं करेगा, मींस लैक्टो रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगा, तब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एक्सेस पा जाएगा प्रमोटर, और प्रमोटर पे जाके एकदम चिपक जाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड बढ़ जाएगा आगे। एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंड कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स इन द सबस्ट्रेट। ठीक है, अब याद रखना, रिमेंबर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट, याद रखना, कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। ग्लूकोज और गैलेक्टोज सीधे, अगर मान लो बैक्टीरिया को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मीडियम में रख दो तो सीधे वो उसको खा नहीं पाएंगे, क्योंकि परमिएज एंजाइम सिर्फ परमिशन किसको देगा, लैक्टोज को देगा। तो कैन यू थिंक ऑफ हाउ लॉन्ग द लैक ऑपरेंड वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। जब तक लैक्टोज रहेगा, याद रखना, लैक्टोज जब तक रहेगा मीडियम में तक तक काम लैकोप्रान काम करेगा, एक्सप्रेस करेगा, नहीं तो लैक्टोज खत्म तो लैकोप्रान बंद हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ लैकोप्रान बाय रिप्रेशर इज रिफर्ड, नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है वो क्या कर रहा है, जीन को बंद कर दे रहा है, इसीलिए नेगेटिव हम इसे कहते हैं। लैकोप्रान इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, तो इसके लिए एग्जांपल होता है टीआरपी यानी ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, बस याद रखना ऐसे ही, इसको हम पढ़ेंगे हाई लेवल पे। चलिए, अब आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, HGP। In the preceding sections, you have learned that it is the sequence of bases in DNA that determine the genetic information of a given organism. In other words, genetic makeup of an organism or an individual lies in the चलिए, हम इसमें अब थोड़ा सा आपको वो पार्ट बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है। These assumptions led to the quest of the finding out the complete DNA sequence of human genome। मतलब ये हमारे बॉडी में कितने जेनेटिक मटेरियल कैसे हैं, जीन कितने हैं, ये सब गिनने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और उसमें उसका क्या था कि सारे जीनोम को हम लोग सारे जीनोम के बारे में जानकारी हासिल करें। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स where it was possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of simple, ठीक है, ये सब छोड़ो। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, याद रखना इसको, 1990 में। कब लॉन्च हुआ था, 1990 में। ठीक है, इसको हम मेगा प्रोजेक्ट कह रहे थे। You can imagine the magnitude and the requirement of the project with simply, कैसे देखो, ह्यूमन जीनोम is said to have approximately, हम लोग देखें अगर हैप्लॉइड में 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर $3 एक बेस पेयर, तो हम कह सकते हैं कि 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर है हमारे हैप्लॉइड सेल में, मतलब एक सेल के मतलब बेस पेयर अगर बात करें तो, और उसमें से गुणे 3 कर दो यानी कि $3, तो हमें लगभग $9 बिलियन का खर्चा आएगा, इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था इसमें। चलिए, और कहा गया कि अगर सारे सीक्वेंस कर दिए जाए हम लोग तो जो है क्या लिखा है, द टोटल इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंसेस वेयर टू स्टोर, अगर स्टोर करना हो तो हमें एक किताब की जरूरत पड़ेगी, किसकी, एक कॉपी, मान लो एक बुक है जिसमें 3300 पेजेज हैं। कितने पेजेज है बाबू, 3300। उसमें एक पेज में ध्यान से देखेंगे, एक पेज में 1000 लेटर, हाँ, एक पेज में कितना, 1000 लेटर्स हैं एक पेज में, और ऐसे कितने पेज चाहिए, ध्यान से देखेंगे, 1000 लेटर और ऐसे ही 1000 पेज चाहिए। तो एक बुक है बाबू 3300 क्या है उसमें, अच्छा ऐसे ही 3300 बुक की, फिर से सुनो, ध्यान समझो, देखो 3300 बुक, एक मतलब अगर सारे जीनोम्स को अगर हम बात करें, इतना 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर को अगर पूरा एकदम आपको उसको सबको जानना है तो 3300 बुक लगेंगे। उस बुक में एक पेज जो होगा उसमें 1000 लेटर लिखना होगा, और ऐसे ही एक बुक में 1000 पेजेज होंगे, और यही पेजेज वाले बुक 3300 बुक लगेंगे आपको, तब जाके पूरा सीक्वेंसिंग हो पाएगी। ठीक है, लिखा है द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड आल्सो नेसेसिटी the use of high speed computational devices for data storage and retrieval and analysis. HGP was closely associated with the rapid development of new area in biotechnology called bioinformatics। कह रहा है
कि इस सबको किताब उताब में रखना बहुत ही कठिन था, इसलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि कंप्यूटर हाई स्पीड एक्यूरेसी के साथ हमने इसका यूज किया, और इस ब्रांच को कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब देखिए गोल क्या था एसजीपी का, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 से 25,000 जीन जो हैं ह्यूमन डीएनए में, उनको क्या आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, 3 बिलियन यानी कि 3 × 10⁹ जो लगभग थे बेस पेयर, उन सब का क्या सीक्वेंसिंग करना, सीक्वेंस करना मतलब उनके जो बेसिस हैं उनको ऐसे ऐसे करना कि हाँ यही है यही है यही, ऐसे इसे सीक्वेंसिंग कहते हैं। अब स्टोर दिस इंफॉर्मेशन डाटाबेस, डाटाबेस में इसको स्टोर करना, इंप्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस, अब जो स्टोर किया उसको एनालिसिस करना कि कौन सा जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, ये सबको इंडस्ट्रीज में भेजना, ताकि मतलब जैसे उसको क्या कर सके, हम उसका यूज कर सके, कॉमर्शियल यूज कर सके। जैसे कि मान लो किसी की बीमारी है, मान लो एक नॉर्मल इंसान है उसके में एजीटीसी है, और कोई कोई बीमारी हो गया, एजीसीसी हो गया, टी की जगह सी आ गया, तो समझेंगे अच्छा इसी की वजह से बीमारी हुआ है, तो हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इशू, एलसी, इसका मतलब ये था ये जो प्रोजेक्ट था इसको साफ सुथरा रखना है, किसी को छुपा के नहीं करना है, ना ही इलीगल मेथड से करना है, लीगली करना है, किसी के आस्था पे चोट ना पहुंचे, लीगल रहे, और सोशल इशू ना बने। समझ रहे ना ये सब, मतलब कि कोई इसे इशू ना बनाए, सोशल मतलब सामाजिक इशू बना दिया गया, सब लोग मिलकर इसे देखिए अच्छे से करिए। समझ रहे नहीं समझते, एलसी का मतलब ये होता है, ठीक है। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ए 13-ईयर प्रोजेक्ट, 13 साल का प्रोजेक्ट था, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनआईएच यानी कि हेल्थ, ये पहले आए थे सामने इसको करने के लिए। द अर्ली ईयर्स ऑफ द एचजीपी, द वेलकम ट्रस्ट यूके, बाद में कौन आया, वेलकम ट्रस्ट आया यूके का, बिकम ए मेजर पार्टनर, एडिशनल कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है ना, चाइना एंड अदर्स, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड 2003 में, कंप्लीट हुआ, शुरू हुआ 1990 में, और 2003 13 साल लगे थे इसको कंप्लीट होने में। इंडिया इसमें कोई हाथ नहीं आया, इसको पता था कि पैसा खर्च करने दो इन लोग को, जब इसका किताब छप जाएगी तो हम लोग इसका यूज करेंगे। देखो आज यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इंडिया बहुत चालाक था उस समय, याद रखेंगे इसको। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए variation among individual can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat and someday prevent the thousands of disorders that affect human beings। चलिए, beside providing clues to understanding human biology, learning about non-human organism DNA sequence can lead to the understanding of their natural capabilities। Okay, non-human organization, natural capabilities applied towards solving challenges in healthcare, agriculture में यूज करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज करेंगे, एनवायरमेंटल रिमेडिएशन में यूज करेंगे, नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। अब देखो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है ना, सिनोहाइब्डाइटिस एलिगेंस, ए फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड, एक नेमाटोड है, डोर्सोफिला प्लांट जैसे राइस और एराबिडियोप्सिस, मस्टर्ड फैमिली का एक प्लांट है, किसका प्लांट है ये, मस्टर्ड फैमिली का, हैव आल्सो बीन सीक्वेंस्ड, इन ह्यूमन के अलावा इन लोग का भी सीक्वेंसिंग हो चुका है, याद रखेंगे इसको। मेथोडोलॉजीज, क्या क्या मेथड से इसके कैसे हुआ था सीक्वेंसिंग, ये बात कर रहा है। चलिए देखिए इसको, द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस, दो मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन बनता है। वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, यानी कि सबसे पहले जैसे इसे हम बोलते हैं ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, सबसे याद रखना है इसको। जैसे क्या है कि जो आरएनए बनाए, यानी कि हम सिर्फ उस डीएनए को सीक्वेंस करेंगे जो आरएनए बनाएगा, क्या बनाएगा, आरएनए, जो प्रोटीन बनाएगा, तो इसको बोला गया ईएसटी, क्या बोला गया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। याद रखना पहला जो मेथड था, तो इसमें हुआ क्या, मान लो आरएनए है, कोई आरएनए बना हुआ, डीएनए है, तो डीएनए ने क्या बना दिया, आरएनए बना दिया। अब इस आरएनए से हम क्या बनाएंगे, डीएनए, क्या बनाएंगे हम इस आरएनए से डीएनए बना दिए, तो इसको हम बोलते हैं सीडीएनए, यानी कंप्लीमेंट्री डीएनए। तो जब हम आरएनए से उल्टा चल के डीएनए बनाते हैं तो बोलते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए, तो कंप्लीमेंट्री डीएनए बन गया। तो अब इस डीएनए को हम सीक्वेंस कर देंगे, तो हम समझ जाएंगे अच्छा हमारी बॉडी में इसी की जरूरत है, सीक्वेंस कर दिया। इसको बोलते हैं ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, यानी कि उस डीएनए को हम सिर्फ सीक्वेंस करेंगे जो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, ठीक है, ये हो गया ईएसटी। द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ, दूसरा तरीका था होल सेट ऑफ जीनोम को पूरा एकदम, ये नहीं देखना है कौन बना रहा है कौन नहीं, सबको कोड कर दो, सबको एकदम लाके सीक्वेंस कर दो। इसको कहा गया सीक्वेंस एनोटेशन। क्या कहा गया, तो मैंने कहा कि जो मेथोडोलॉजी थे, दो तरह की मेथड्स थे जिससे सीक्वेंसिंग की गई। पहला था ईएसटी मेथड, यानी कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और दूसरा क्या था, दूसरा क्या था बाबू, दूसरा था आपका
सीक्वेंस एनोटेशन। तो पहले वाले में सिर्फ उस डीएनए को हमको कोड डीएनए को सीक्वेंसिंग करनी थी जो प्रोटीन बना सकते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाकी दूसरा जो था एकदम ब्लाइंड मेथड था, होल सेट ऑफ जीनोम सबको पकड़ के लाओ, सबको सीक्वेंसिंग कर दो, और इसको बोला गया हम लोग सीक्वेंस एनोटेशन। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम ए सेल, अब इसका मेथड बता रहा है कि कैसे टोटल सेल को हम लोग सीक्वेंस कर किए थे। देखिए ध्यान से, फॉर सीक्वेंसिंग टू द टोटल डीएनए फ्रॉम ए सेल इज आइसोलेटेड सेल, पहले उसको आइसोलेट करेंगे, कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट, उनको काटेंगे आरई द्वारा, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑफ रिलेटिव स्मॉल साइज में। Recall DNA is very long polymer and there are technical limitations in sequencing very long pieces, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। एंड क्लोन, उसको क्लोन करेंगे इन suitable host using specialized vectors, the cloning result into amplification of each piece। मतलब आप क्लोनिंग क्यों करते हैं कोई चीज का, ताकि उसको मान एक तुमने डाला, उसकी कई कॉपीज मिल गई, अब उस पर स्टडी करना आसान हो गया, एम्पलीफिकेशन हो गया, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल बढ़ गया of DNA fragment so that it subsequently could be sequenced with ease, आसानी से हम उसे सीक्वेंस कर सकें। तो दो तरह के यहाँ पे क्लोन यूज हुए, आर्टिफिशियल थे सब। होस्ट वर बैक्टीरिया एंड ईस्ट एंड द वेक्टर्स वर कॉल्ड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये ईस्ट और बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स मतलब ये क्या है, ये डीएनए के सेगमेंट हैं जिनमें से मान लो कि ये डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है ना, इसमें तो आपने लगा दिया क्या, इसमें लगा दिया आपने जिसको एम्पलीफाई करना है, इसको लगा दिया यहाँ पे और उसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको अपना समझ के एम्पलीफाई कर देगा, तो बैक्टीरिया में डाल दिया गया, तो उसको बोला गया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर ईस्ट में डाला गया तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो याद रखेंगे बैक और यैक। ओके, द फ्रैगमेंट वर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फ्रैगमेंट थे उनको सीक्वेंस कैसे किया गया, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, जो कि सैंगर मेथड कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सैंगर, फ्रेडरिक सैंगर मेथड, ठीक है, सैंगर, हाँ फ्रेडरिक सैंगर थे, सैंगर मेथड कहा गया। यानी कंप्यूटर देखो, ये लड़की है, लड़की का सेल निकाला, सेल में से क्रोमोसोम निकाला, क्रोमोसोम से डीएनए निकाला, डीएनए से तुरंत सीक्वेंस कर दिया। तो इतना आसान नहीं होता, बस दिखाया है, तो सीक्वेंसर का डायग्राम है ये। These sequences were then arranged based on the some overlapping region present in them। overlapping region के मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए ध्यान से। सभी लोग देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे है ए जी टी सी, ए सी सी, ठीक है ना, यहाँ पे मान लेते हैं यू, यहाँ मान लेते हैं जी जी जी। चलिए इसको आपने काट दिया, इसको आपने डिफरेंट आरी से काटा। डिफरेंट आरी से काटने का मतलब क्या है, आरी मतलब जो एंडोन्यूक्लियस 1 है, इससे काटा तो कुछ टुकड़े और बनेंगे, यानी कि ऐसे बन गया आपको एजी बन गया, ठीक है ना, आपके पास टीसी बन गया, आपके पास ए सी सी जी बन गया, आपके पास जी जी बन गया, ठीक है। अब आपने दूसरे टुकड़े से काटा जब, तो क्या बन गया, देखिए आपके पास ए जी टी बन गया, आपके पास सी ए सी बन गया, आपके पास क्या बना, सी जी 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 बन गया। अब बात ये आई, काट तो दिया, अब सीक्वेंस करने के दौरान कैसे पता चलेगा कि एजीटीसी के बाद एसीसी ही आएगा। इसके लिए क्या किया इन्होंने, ओवरलैपिंग मेथड। ये हाथ से मैनुअली करना पॉसिबल नहीं था, ये कंप्यूटर से हुआ। क्या हुआ देखो ध्यान से, अब कई तरह से आरी से काटा गया था, यहाँ पे देखा गया एजी के बाद क्या है, मतलब इसमें टीसी आ रहा है, तो हो सकता है कि ये टुकड़ा इसके पास रहा हो, ये भी तो सकता है ना, क्योंकि सब टुकड़े ऐसे थोड़ी सीक्वेंस में थोड़ी होंगे टुकड़े जो काटा गया है। तो फिर दूसरे से देखा गया कि एजी के बाद टी आ रहा है, क्या आ रहा है, टी, तो पक्का कहा गया अच्छा, यानी कि ये दोनों पास पास रहे होंगे, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग मेथड। क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, फिर से सुन लीजिएगा पीछे जाकर के। चलिए ओवरलैपिंग हुआ, उसके बाद रीजन, दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग, अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वर डेवलप्ड, दीज सीक्वेंस्ड वेयर subsequently annotated and were assigned to each chromosome, ठीक है ना। the sequence of chromosome 1, very very important, यहाँ से अंदर यहाँ पे क्वेश्चन अलर्ट है, completed only in मई 2006, ठीक है ना। क्रोमोसोम 1 तो जो था इसी सबसे लास्ट था, यही मतलब लास्ट था 24 को किया गया था, 22 ऑटोसोम थे, एक एक्स था एक वाई, 24 क्रोमोसोम्स थे जिनका हम सीक्वेंसिंग किए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, और 24 में से जो सबसे आखिरी वाला था वो क्रोमोसोम 1 था, याद रखेंगे। और इसका सीक्वेंसिंग कब हुआ, 2006 में हुआ था, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जो है, याद रखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है देखिए ध्यान से। अच्छा वो आगे आएगा। Another challenging task was assigning the genetic and physical maps on the genome
दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे, ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट्स. One of the application of polymorphism repetitive DNA sequence shall be explained next section of DNA pharmaceutics. चलिए इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं अच्छे से. उसके बाद salient feature of human genome. Some of the observation drawn from human genome project are as follow. ठीक है ना, याद रखेंगे. Some of the salient observation drawn from human genome project are as follow. पहला क्या है, the human genome contain, ये पता लगाया गया इतने मिलियंस होते थे, यानी कि 3.1647 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, ये फाइनली देखा गया इतने बेस पेयर होते हैं. चलिए, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ, कोई भी एक जीन उठा लीजिए, एवरेज देखा जाए तो 3000 बेसिस होते थे उनके पास, बट साइज वेरी ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नोन जीनोम डिस्ट्रोपिन. ऐसा जीन जो डिस्ट्रोपिन प्रोटीन बना रहा है उसके पास 2.4 मिलियन बेसिस थे. कितने थे? 2.4 मिलियन बेसिस. तो एवरेज देखा गया 3000 थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा बेस पेयर रखने वाला जो था ह्यूमन जीन, वो था डिस्ट्रोफिन वाला, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है, और उसके पास था 2.4 मिलियन बेसिस. द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड 30,000. फाइनल यही है, 50,000 नहीं, अब 30,000 जीन थे. मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट, जो पहले सोचा गया था 80,000 से 1.5 लाख, उससे बहुत कम थे. ऑलमोस्ट ऑल 99% न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल. यानी कि हमारे अंदर, आपके अंदर, हम लोग के अंदर अगर सारे जीनोम देखा जाए तो 99.9% सेम होते हैं, 0.1% डिफरेंट होते हैं बस. चलिए आगे देखिए. द फंक्शंस आर अननोन. The function are unknown for over 50% of the discovered gene. 50% जो डिस्कवर्ड जीन है उनका फंक्शन क्या है, अननोन है. लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन. इसमें से जैसे मान लो मैंने कहा 50%, अच्छा ठीक है, देखिए 98% से ज्यादा, 98% से क्या ज्यादा जो जीन है वो नॉन कोडिंग होते हैं, किसी के लिए प्रोटीन, किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, और लेस देन 2% होते हैं जो सबके लिए कोड करते हैं. याद रखिएगा इस बात को. रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम. यानी कि अब 98% जो है वो कोड नहीं कर रहे हैं, इसी में से मैक्सिमम जो पोर्शन होता है रिपीटेड होते हैं. क्या होते हैं? रिपीटेड. यानी कि मान लो एजीटीसी 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 पूरा रिपीट कर रहा है भयंकर, ये किसी के लिए मान लो कोड नहीं कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, नॉन कोडिंग. और इसी को बोला गया रिपीटेटिव डीएनए. क्या बोला गया? रिपीटेटिव डीएनए. ध्यान देंगे, repetitive sequences are stretch of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. They are thought to have no direct coding function, but they shed light on chromosomes structure, dynamics and evolution. यानी कि इनका कोडिंग में कोई फंक्शन नहीं है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डायनामिक्स और भी कई सारे काम होंगे, इवोल्यूशन में भी इनके काम होते हैं. क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन. पूछे सबसे ज्यादा जीन किसके पास है, तो क्रोमोसोम 1 के पास कितने होते हैं? 2968, 2968. और सबसे कम किसमें होते हैं? वाई में 231. याद रखेंगे इसको, क्वेश्चन बन सकता है. साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस. यानी कि मान लो एक पर्सन है, उसका कोई एक नॉर्मल जीन निकाला आपने, उसमें एजीटीसी था. दूसरा पर्सन है, उसका देखा गया कि उसमें एसीटीसी था. यानी कि एक जगह पे अगर चेंज आ गया तो उसको हम बोलते हैं एसएनपी. क्या बोलते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो एक अगर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज हो गया, उसे बोलते हैं एसएनपी. दिस इंफॉर्मेशन प्रॉमिसेस टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोम लोकेशन. मान लो कि एक इंसान है, उसका आंख अंधा है, एक इंसान नॉर्मल है, मान लो ये नॉर्मल है, तो देखा गया नॉर्मल है, इसके पास मान लो कोई सीक्वेंस था, हम मानते हैं CCGA. इसमें जो वाला सीक्वेंस था आंख के जीन वाला, उसमें बोला CCA, तो हम समझ गए अच्छा जो नॉर्मल है उसके पास जी था, जो अंधा हो गया उसका ए हो गया, इसी की वजह से ये दिक्कत हो गई, हम इसको सुधार भी सकते हैं मे भी. तो वही कह रहा है कि जो एसएनपी था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, तो उससे ये पता चला, इससे हम मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज किए इसको सही करने के लिए चीजों को. तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इस बात को समझेंगे. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल. पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल और म्यूटेशन से होता है. कैसे होता है? म्यूटेशन से होता है. तो पॉलीमॉर्फिज्म जहां भी मैं बोलूंगा समझ जाना वेरिएशन. क्या समझ जाना? जेनेटिक लेवल पे, डीएनए लेवल पे वेरिएशन, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. अब आता है एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस. क्या है ये? Deriving meaningful knowledge from the DNA sequences will define research through the coming decades, leading to our understanding of biological system. This enormous task will, जो हम इसमें सही रहेगा, जो आपको क्वेश्चन बन सकता है वही बताएंगे आपको, ठीक है ना. यहां से देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑफ द हैविंग द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में बी वेल बी इनेबलिंग अ रेडिकली न्यू अप्रोच और टू बायोलॉजिस्ट रिसर्च. बायोलॉजिकल रिसर्च में हेल्प करेगा. इन द पास्ट रिसर्चर्स स्टडीज वन और अ फ्यू जीन एट ए टाइम. पहले एक से दो जीन पढ़ते थे हम लोग, विथ होल जीनोम सीक्वेंस हम एक साथ कई सारे जीन को पढ़ सकते हैं कंप्यूटर पे. वही कह रहा है ये. चलिए अब ये याद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग.
चलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख लेते हैं, बस थोड़ा सा है, कुछ है नहीं इसमें। एलेक्स जेफरी ने क्या किया, उन्होंने एक नया एक चीज बनाया जिसको हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब दो लोगों के, अगर दो लोग को डीएनए है, दो लोग का जीन है, कहीं पे भी कोई सेल है उसमें जीन निकालेंगे तो देखेंगे कि दो लोगों में जो जीन होता है उसमें जीनों का जो सीक्वेंस है 99.9% सेम होता है, 0.1% डिफरेंस होता है। तो उसी डिफरेंस से हम पता लगाते हैं कि ये इनका जीन नहीं है, ये इनका सेल नहीं है, ये हम पता लगाते हैं। तो याद रखेंगे इस बात को। तो as stated in the preceding section, 99% of base sequence among humans is the same, assuming human genome as 3 into 10 power 9 base pair in how many bases। तो कह रहा है कि 3 into 10 power 9 बेस पेयर है, इसमें से 3 into 10 power 6 बेस पेयर क्या है, अलग होते हैं, सब में होते हैं। मींस कि अगर हम बात करें 3 into 10 power 9 का एक 0.1% निकाला जाए तो कितना आएगा, 3 into 10 power 6। मजाक मत समझना उसको। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स identifying differences in some specific region in DNA sequence called as repeated DNA, because in this sequence a small stretch of DNA is repeated many times. These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peak during density gradient centrifugation. The bulk DNA forms a major peak and the other small peaks are referred to as satellite DNA. Depending on base composition, length of segment and number of repetitive units, the satellite DNA is classified into many categories such as microsatellite and minisatellite. These sequences normally do not code for any protein but they form a large portion of human genome। ठीक है, क्या है ये, ध्यान समझना। जो दो लोग के बीच में डिफरेंस जो हम देखते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास एजीटीसी है, वो 5 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, तो किसी में वो 10 बार रिपीट कर रहा होगा। तो रिपीटेटिव डीएनए जो होता है, इसमें कितने सीक्वेंसेस कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, इसी को डिफरेंस मान करके, इसी को हम बेसिक मान करके, इसी को हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। यानी कि एक सीक्वेंस कई बार रिपीट हो रहा है, सेम सेम सेम, और ये ह्यूमन जीनोम का एक बहुत बड़ा पार्ट बनाता है रिपीटेटिव डीएनए, जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता है। और इसी रिपीटेटिव डीएनए को हम कहते हैं, सीक्वेंस को कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या कहते हैं, ड्यू टू इट्स शेप। होता क्या है, ध्यान समझना। अगर हम देखेंगे, मान लो कि हमने एक डीएनए को काट काट के एक हमने किस में डाल दिया, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और टेस्ट ट्यूब में जब डाल दिया, यहाँ पे ध्यान से देखना, काट करके डाल दिया इसमें। अब देखा गया, जब यहाँ पे यूवी लाइट यहाँ पे डाला गया, यूवी लाइट, तो देखा गया कि इसका जो, जैसे कि यहाँ पे जो नीचे बैठे हुए थे, इनको हम बोले बल्क, बल्क यानी कि हैवी हैवी डीएनए नीचे आ गए, और ऊपर क्या थे, लाइट डीएनए। तो देखा गया जो बल्क डीएनए थे उनका हाई पीक मिला, और जो छोटा छोटा पीक मिला इनको हम बोल दिए सैटेलाइट डीएनए या तो रिपीटेटिव डीएनए। याद रखेंगे इसको। तो और रिपीटेटिव डीएनए जो होते हैं, ये बहुत ही बड़ा पार्ट बनाते हैं बॉडी का, मीन्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इनका काम कभी प्रोटीन बनाना नहीं है, ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं। तो जैसे मेरे पास जो रिपीटिशन है, मान लो एजीटीसीसी, एजीटीसीसी मान लो 5 बेस है, ये 10 बार रिपीट हो रहे हैं, तो मेरा भाई जो होगा उसमें कम से कम 12 बार रिपीट होंगे या 9 बार, मेरे से बराबर नहीं हो सकता। यही हम चेक करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। याद रखेंगे इसको। चलिए, कि कौन सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वही कह रहा है। चलिए, अब these sequences normally do not code for any protein। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे कह रहा है कि जो रिपीटेटिव डीएनए है, दो तरह के हो सकते हैं बाबू। एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, एक होता है मिनी सैटेलाइट। इसको समझ लो। जो माइक्रो सैटेलाइट है, इसका मतलब है 2 से 6 बेसेस जो होंगे, 2 से 6 बेसेस या न्यूक्लियोटाइड, वो रिपीट करेंगे बार बार। यानी कि जैसे मान ले हम कहें एजी एजी एजी, तो कितने बेसिस हैं, 2 बार, 2 ही बेस में बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, माइक्रोसैटेलाइट में। मैंने कहा ए जी टी, तो कितने हैं, 3 हैं। अब हम बात करेंगे मिनी सैटेलाइट की, तो मिनी सैटेलाइट में क्या 6 से ज्यादा, 6 से 11 या 12 हो सकता है, मतलब क्या 10 से भी हो सकता है, मतलब 6 से ज्यादा करो। मान लो हम कह दिए ए जी टी सी ए, फिर ए जी टी सी ए टी सी, फिर ए जी, तो ये देखो 3 3 6 7, 7 का ये कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मिनी सैटेलाइट। और इसे हम बोलते हैं वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। टैंडम मतलब कॉन्टिन्यूअसली रिपीट जो करता है, वीएनटीआर। देखिए लिखा होगा यहीं पे कहीं आगे, पढ़ते हैं इसको अच्छे से। These sequences normally हो गया high degree of polymorphism, but they form a large portion of human genome. These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA. Very very important, ध्यान समझिएगा। देखा गया जो रिपीटेटिव डीएनए है, मान लो मेरा कोई सेल है, उसके 2 सेल निकाल लिया आपने, उनसे दोनों सेल में 99.9% क्या होगा, सब कुछ सही होगा, उसमें सब सेम होगा। मान लो मेरा एक सेल है, तुम्हारा एक सेल है। देखा गया कि
ये जो डीएनए है ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब यही डिफरेंसेस ला रहे हैं। मेरा एजीटीसी 10 बार रिपीट हो रहा है, आप में 15 बार हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ये कर शो कर रहा है, यानी कि हाई डिग्री चेंज ला रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, हेयर फॉलिकल हो, ब्लड हो, स्किन हो, बोन हो, सलाइवा, स्पर्म एटसेट्रा, from an individual shows the same degree of polymorphism, they become very useful identification tool in the forensic application। फॉरेंसिक में बहुत इनका यूज होता है, मतलब जो मर और जाते हैं, मर्डर जानने, मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में। फर्दर, एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ, जैसे मान लो मेरे में अगर एजीटीसी 4 बार रिपीट हो रहा है, तो जो मेरा बच्चा होगा तो उसमें भी नियर अबाउट 4 बार ही रिपीट होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, अब मान लो कोई कह रहा है कि नहीं मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाएंगे, यानी कि अब सीक्वेंस निकलवाएंगे। तो देखा मेरा सीक्वेंस उसका सीक्वेंस मैच कर रहा था, बहुत एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा लेकिन थोड़ा बहुत मैच करेगा, लेकिन जो दूसरा फादर कह रहा है अपने आप को, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। तो इससे हम पता चलेगा हाँ वो बच्चा मेरा है। तो डिस्प्यूट जो होता है उसको खत्म करने के लिए यूज होता है। चलिए, एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीने, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जेनेटिक मैपिंग, इन दोनों का बेसिस कौन है, इन दोनों का प्रिंसिपल कौन है, पॉलीमॉर्फिज्म है। याद रखेंगे इसको। इट इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मींस इन द सिंपल टर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। कैसे होता है? म्यूटेशन से होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन एंड देयर इफेक्ट, ये पढ़ चुके हैं आप लोग ये सब। न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल या तो जर्म सेल, तो हमारे बॉडी किसी भी सेल में म्यूटेशन हो सकता है, या तो जर्म सेल में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। इफ ए जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इंपेयर इंडिविजुअल एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, इट कैन स्प्रेड टू पॉपुलेशन। कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझो। मान लो मान लो मैं हूं, मेरे जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ, तो वो म्यूटेशन पास कर जाएगा मेरे बच्चे में। ठीक है, मेरे बच्चे में पास किया तो वही म्यूटेशन अब वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके बच्चे में पास होगा। तो यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर म्यूटेशन मेरे जर्म सेल में होता है और उसमें कोई बहुत हानि नहीं हुई, कोई मरा नहीं, यानी कि जो म्यूटेशन हुआ वो बहुत खतरनाक नहीं था, नॉर्मल था, जिससे किसी की हानि नहीं हुई, कोई मरा वरा नहीं, तो वो पास कर जाएगा जनरेशन जनरेशन और पूरे पॉपुलेशन में फैल जाएगा। वही कह रहा है, इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। एलिलिक, अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ एलिल। एलिल क्या होता है? जहां मान लो मैंने कहा कलर, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन। जीन पेयर में होता है। अब जो एलील्स की बात करेंगे, अब देखो क्या होगा, मान लो ए है, जैसे कि मान लो ए अगर किसी कैपिटल ए है तो वो गोरा हो गया, और कैपिटल बी स्मॉल ए है तो क्या हो गया? काला हो गया। मान लो काला, काला के रिस्पॉन्सिबल है ये। तो अब ए और ए, इसको हम एलील्स कहेंगे। तो अगर हम, अब ये क्या है, अगर किसी कैरेक्टर की बात करते हैं, किसी कैरेक्टर के, तो उसमें जीन कह दिया। अगर ट्रेट की बात करेंगे तो हम कहेंगे इसको एलील्स कहेंगे। ध्यान समझेंगे। चलिए, अब क्या है, डिफरेंशियल समझ लिया आपने, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, इसको एलील्स कहते हैं। चलिए, अब क्या लिखा है, allelic sequence variation has traditionally been described as a DNA polymorphism if more than one variant at a locus occurs in human population। locus क्या होता है कि क्रोमोसोम में जीन का लोकेशन कहाँ है, उसी को लोकस कहते हैं। with a frequency greater than, अब देखिए इसका मतलब सिंपल टर्म समझा, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। इन सिंपल टर्म्स, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन ए पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, इट इज रिफर्ड एट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी पॉपुलेशन में इतना भयंकर म्यूटेशन हो रहा है कि हमको आंखों से दिख रहा है सब कुछ, इतना फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है, सब कुछ दिख रहा है कि अरे इसका पहले वाला जनरेशन तो एकदम अलग था, ये तो एकदम अलग है, यानी कि यहाँ पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, 0.01 से भी ज्यादा है, तो हम उसे कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म नॉर्मल होता है, मतलब धीरे धीरे होता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बहुत तेज होता है, बस वर्ड का फर्क है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर। देखिए जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है डीएनए का, वो पार्ट जो कोडिंग नहीं करता, मैंने कहा 98% है, तो सबसे ज्यादा म्यूटेशन उसी में होता होगा, लेकिन उसका म्यूटेशन हमें दिखता नहीं है क्योंकि वो कोई प्रोटीन बनाता नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता नहीं है। और जब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि म्यूटेशन होके भी क्या कर लोगे जब तुम एक्सप्रेस करते ही नहीं हो। तो वही कह रहा है, कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कहाँ होता है आपका, मतलब सबसे ज्यादा जो है कहाँ म्यूटेशन होता है, कोडिंग वाले पार्ट में, नॉन कोडिंग, तो नॉन कोडिंग वाले में। चलिए, और आगे बहुत अच्छी बात कहा है, देखो higher as mutations in this sequence may not have any immediate impact in an individual's reproductive ability। These mutation, अगर मान लो नॉन कोडिंग पार्ट में
म्यूटेशन हुआ और उसके रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में कोई कमी नहीं आई, तो अब जो आगे बच्चा आएगा उसके उसमें वो जाएगा तो म्यूटेशन उसमें भी होगा, फिर उसमें म्यूटेशन होगा, फिर उसके अगले वाले म्यूटेशन होगा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर कई जनरेशन बाद ये क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा म्यूटेशन, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन हो जाएगा। देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप पॉलीमर्स रेंजिंग फ्रॉम, तो वही कह रहा है कि अगर अगर मान लो म्यूटेशन हो रहा है नॉर्मली, मेरे पास 98% ऐसे हैं जो नॉन कोडिंग जीन है, उनमें म्यूटेशन हुआ, फिर वो ट्रांसफर हुआ दूसरे में, अब दूसरे में जब ट्रांसफर होगा तो वो म्यूटेशन वहां चला गया, लेकिन ना मेरे में फर्क पड़ा ना उसके में फर्क पड़ा, लेकिन अब फिर जब तीसरे में ट्रांसफर होगा, तीसरी प्रोजनी आएगी, मान लो मेरा जो सेकंड जनरेशन आएगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, म्यूटेशन बढ़ जाएगा, एक समय बाद वो एक्सप्रेस कर जाएगा, लेकिन वो जब एक्यूमुलेट होगा तब, याद रखेंगे इसको। There is a variety of different type of polymorphism ranging from a SNP यानी कि single nucleotide change to very large scale changes. For evolution and speciation, such polymorphism play a very important role, and you will study these in detail higher classes. चलिए हम आते हैं अब हमारे इस पे आते हैं, जो मेन हमारा है टॉपिक, इसका जो बच्चों को एकदम समझ में नहीं आता है, इसकी बात करेंगे। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। किसने किया था? एलेक्स जेफरी ने किया था। ही यूज्ड अ सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब। प्रोब मतलब है जो खोजेगा, याद रखेंगे, अभी बताएंगे। दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन दिखाता है। इट वाज कॉल्ड अ वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर, इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट। द टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेवल वेंटिलेटर। चलो हम पढ़ते हैं इसको, बहुत मजा आएगा। सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा सेपरेशन, चौथा ट्रांसफर सदर्न ब्लॉटिंग, पांचवा हाइब्रिडाइजेशन, छठा होता है डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज। इसके लिए मैं फिगर बना के लाया हूं, अब ध्यान से इसको देखिए, मतलब नोट्स का ही है, इसको देखेंगे समझ में आएगा अच्छे से। देखिए देखिए सबसे पहले सैंपल कलेक्ट किया गया। सैंपल ब्लड हो सकता है, सलाइवा, स्पर्म, हेयर फॉलिकल, बोन, कुछ भी हो सकता है। इसमें से डीएनए को आइसोलेट किया गया। पहला स्टेप होता है डीएनए आइसोलेशन। अब देखो, अगर डीएनए का अमाउंट कम है, ऑप्शनल है ये, अगर कम है तो उसको हम पीसीआर से क्या करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लीफिकेशन कराएंगे, यानी कि उसके अमाउंट को बढ़ा देंगे। सबसे पहला क्या है स्टेप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चल रहा है पूरा का पूरा, और सबसे पहला स्टेप है उसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी कि जो सैंपल कलेक्ट किया गया वहां से, मान लो यहाँ इस रूम में दो लोग हैं, दोनों लोग कैमरे के पीछे खड़े हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सागर जी और संदीप भैया। ये दोनों लोग मान लो हमको हमारा मर्डर कर दिए, क्या कर दिए, मर्डर कर दिए। अब मान लो कैमरा तो ऑफ है, मान लेते हैं कैमरा ऑफ है, मर्डर कर दिए। अब यहाँ पे दोनों में से एक लोगों ने एक ने मर्डर किया है, ठीक है, अच्छा ठीक है, दोनों ने मिलकर मर्डर किया है। यहाँ पे प्रेम भी आया था पानी देने हमको, तो 3 लोग हो गए। तो हमारे जहां मेरी बॉडी पड़ी होगी वहां पे 3 लोग के सेल्स होंगे, प्रेम का सेल्स, सागर जी का सेल्स, चलो एक दोनों में से एक मानते हैं, एक ही लोग हैं। मान लो संदीप भैया हैं, उन्होंने मेरा मर्डर किया है। मान लो सागर जी सो रहे हैं, ठीक है, तो सो रहे हैं वो, ये खड़े हैं, यही मर्डर किए हो सकते हैं, तो इनका सेल मिलेगा, प्रेम जी का सेल मिलेगा। अब हमारा सेल, अब हमारा जो ये लोग चले गए, मार करके चले गए, मैं अकेले हूं। अब पूरे कमरे में इनका सेल है और मेरा भी सेल होगा, और मेरे बॉडी के बगल में या फिर जो हमको वार किया होगा मेरे पास, उनका सेल होगा जो मर्डर किए होंगे मेरा। अब क्या किया गया कि वो जो सैंपल है जो क्राइम सीन में मिला, उस सैंपल को लिया जाएगा। अब सस्पेक्ट किया जाएगा कि अरे सागर मारा है कि प्रेम मारा है कि संदीप भैया मारे हैं, ये किया जाएगा इसमें। अब क्या किया गया, ध्यान समझना, जो हमारे पास मिला, जो हमारे बॉडी के पास, उसे सैंपल बोलेंगे, उसको कलेक्ट किया गया। वो ब्लड हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, हेयर फॉलिकल, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए संदीप भैया का बाल एक टूट के गिरा था, उसको उठाया गया, उसमें से डीएनए निकाला गया। अब जब डीएनए निकाला गया, देखा गया डीएनए बहुत कम था, तो पीसीआर करवा करके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उस डीएनए को क्लोनिंग वगैरह करके उसको अमाउंट बढ़ा दिया गया। अब क्या किया, डीएनए बहुत बड़ा उलझा हुआ होता है, उसको कट किया गया छोटे छोटे पार्ट में, इसे बोलते हैं डाइजेशन। तो पहला था आइसोलेशन, दूसरा क्या था, डाइजेशन। अब डाइजेशन किया गया, छोटे छोटे पार्ट में कट किया गया। अब जब कट किया गया तो कुछ पार्ट छोटे थे, कुछ बड़े थे, इसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एनोड होता है और कैथोड होता है। तो देखा गया जो बड़े बड़े पार्ट थे डीएनए के, वो यही रह गए कैथोड के पास, और एनोड के पास कौन चले गए, जो छोटे छोटे पार्ट थे वो दूर चले गए। तो अब क्या हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ और ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास, जो सबसे छोटा था दूर चला गया, तो इसे हम बोलते हैं क्या, और यहाँ पे एगारोस जेल यूज करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं। सेपरेशन मतलब उनके स्ट्रैंड को नहीं सेपरेट कर रहे हैं, हम छोटे को बड़े में से सेपरेट कर रहे हैं। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। देखिए ये वाला क्राइम सीन में मिला था,
ये मान लो सागर का है, ये संदीप भैया का है, लेकिन सागर निर्दोष है मान लो, ये सोया हुआ था। अब दोनों का मिला यहाँ पे, अब दोनों का मिला, दोनों को रख दिया गया। अब क्या किया गया, अब यहाँ पे डीजेनरेशन डीनेचुरेशन किया गया। क्या किया गया, डीनेचुरेशन, मतलब दो तरह से डीनेचुरेशन हो सकता है, एक तो हाई हीट ज्यादा करके, एक एल्कलाइन मीडियम दे करके। तो हम यहाँ पे डीनेचुरेशन करेंगे एल्कलाइन मीडियम दे करके। क्या करेंगे, एल्कलाइन मीडियम दे करके। तो एल्कलाइन क्यों देंगे, क्योंकि हीट करेंगे तो अगर वो जेल साफ हो जाए, खत्म हो जाए, कहानी खत्म, इसलिए हम एल्कलाइन मीडियम देंगे। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो गया, सब देखिए सब सेपरेट हो गया। अब किया जाएगा नेक्स्ट सदर ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। तो ये जो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के मिल गए हैं, इनको हम एक नायलॉन शीट पेपर पे क्या करेंगे, ठीक है ना, नायलॉन शीट पेपर पे ट्रांसफर करेंगे। इसको हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। तो हमने क्या किया, एक नायलॉन जो है मेम्ब्रेन पे, इसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पेपर कहते हैं, इस पे ट्रांसफर कर दिया। अब जो यहाँ प्रोसेस आता है, जो आपका पांचवा प्रोसेस जो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत है, सबको समझ में नहीं आता है, ये बात रट लेते हैं सब। तो आज समझाने जा रहे हैं, इसको ध्यान समझिएगा। हम यूज करते हैं प्रोब। प्रोब क्या होता है, शॉर्ट छोटा सा टुकड़ा होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए, इसको लैब में बनाया जाता है। इसके पास रेडियो एक्टिविटी होती है और ये वीएनटीआर के कंप्लीमेंट्री होता है। चलिए इसको हम समझते हैं बहुत अच्छे से, क्या है ये चीजें, ध्यान से देखें। मान लीजिए ये क्राइम सीन पे मिला हुआ था, ठीक है, ये सैंपल ए है, ये सैंपल बी है, ठीक है, ये क्रिमिनल है, ये पता है हमको पता है, आपको पता है, ऐसे पता है, लेकिन शुरू में किसी को नहीं पता था। हमने क्या किया, ये जो सिंगल सिंगल थे, प्रोब का काम, प्रोब का हिंदी होता है खोजना। क्या मतलब होता है प्रोब का, मतलब खोजना होता है। तो प्रोब, अब देखिए प्रोब है क्या, जैसे प्रोब को माना जाता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के, कुछ कुछ के। तो अब मान लो आपने प्रोब यहाँ पे चिपकाया, तो देखा गया ये प्रोब इसके कॉम्प्लीमेंट्री था, यहाँ आके चिपक गया, यहाँ पे आके चिपक गया, ठीक है, इसमें कराया गया, इसमें यहाँ आके चिपका, यहाँ आके चिपका। अब देखो ये जो क्राइम सीन पे मिला था, या तो ये होगा या तो ये, हमको यही पता लगाना है कि कौन होगा। तो हम क्या किए कि अगर ये मान लो एटीसी है, क्या है एटीसी, तो पक्का यहाँ क्या होगा, टीएजी, क्या होगा, टीएजी। तो टीएजी वाला प्रोब आके यहाँ चिपका, ठीक है ना। तो अब देखो ये एटीसी होगा तो टीएजी वाला यहाँ भी आके चिपकेगा। यहाँ पे तो एटीसी है नहीं, क्योंकि क्रिमिनल यही है, मान लो, हम मानते हैं, हम पहले ही मान रहे हैं ना, हमको पता है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मान लो था यहाँ पे था मान लो GAC, तो कौन सा प्रोब आके चिपकेगा, CTG, ये आके चिपक गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर GAC रहा होगा तो यहाँ पे CTG, यानी कि हमने देखा अब यहाँ पे चिपक गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं VNTR प्रोब, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अभी पूरा समझो तब समझ में आएगा। देखो अब क्या हुआ, अब इसको ऑटो रेडियोग्राफी किया गया, इसके पीछे से एक्सरे पास कराया गया। और जब एक्सरे पास कराया गया बाबू, मतलब एक प्लेट लगा के, इसमें ब्लैक कलर का प्लेट होता है, तो रेडियो एक्टिव थे ये सब। तो मान लो यहां से रेडियो एक्टिविटी दिख रही है, तो यहां से भी चमकेगा, यहां से चमक रहा है तो यहां से, क्योंकि दोनों ही क्या थे, दोनों सेम है ना, दोनों सेम बॉडी से लिए गए हैं, तो दोनों में मैक्सिमम चीज सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। हाई बेचारा जो सागर है, इसके में कोई सिमिलरिटी देखने को नहीं मिल रही। तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी नजर आएगी, यहाँ पे भी रेडियो एक्टिविटी नजर आएगी। जो यहाँ तो हम कहेंगे अच्छा अच्छा, यानी कि जो सैंपल बी था यही क्रिमिनल है, इसी को पकड़ो, बाकी को छोड़ दो। ये है रेडियो, ये आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो लास्ट जो मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑटो रेडियोग्राफी, फोटोग्राफिक मेथड यूज टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है ना, समझ गए, कोई दिक्कत। तो क्रिमिनल कौन था, सेकेंड वाला था। चलिए अब इसको एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले क्या हुआ, डीएनए आइसोलेशन, फिर क्या हुआ, कटिंग ऑफ डीएनए हुआ, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ, फिर सदर्न ब्लॉटिंग हुआ, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हुआ। हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया गया, प्रोब लाया गया। प्रोब क्या होता है, एक आर्टिफिशियल लैब में बनाया हुआ डीएनए होता है, जो वीएनटीआर के, जो यानी कि ये जो टुकड़े मिले हैं, इनके क्या होते हैं, ये सब कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर जो क्राइम सीन पे मिला था उसमें हम ये अटैक करवाते हैं इसको, तो जहां जहां इस पे चिपकेगा आके, वहीं उसके अपोजिट वाले में जो क्रिमिनल होगा उसका सैंपल में भी चिपकेगा, दोनों सैंपल क्या है, सेम है। तो फिर उसके बाद लास्ट में ये एक्सरे पेपर पे जब हम इसको करवाते हैं क्या, यूवी रे से इसको हम जब हम पास करवाएंगे, तो जो रेडियो एक्टिव वाला होगा व्हाइट स्पॉट छोड़ देगा। तो वही चेक करेंगे कि अगर सेम स्पॉट अगर दोनों छोड़ रहे हैं तो वही क्रिमिनल है, जो डिफरेंट बैंड बना रहा है वो क्रिमिनल नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलिए अब देखिए, मान लीजिए, अब ध्यान से देखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहां कहां हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, एक ही जाइगोट से दोनों बने हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे कि वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम दोनों को डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते हैं। चलिए
और याद रखना, टू सेल्स ऑफ सेम इंडिविजुअल, अगर दो सेल हैं सेम इंडिविजुअल के तो वहां पे भी हम डीएनए फिंगरप्रिंट से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों, याद रखना, सेम सेल ऑफ सेम इंडिविजुअल, ये पूरा एनसीईआरटी की लाइन है, सेम सेल ऑफ यानी कि ऑल द सेल ऑफ ए सेम इंडिविजुअल सो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एकदम सेम तरह का पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। चलिए, अब एप्लीकेशन क्या है इसके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को पता लगाना, पॉपुलेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी का पता लगाना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स, असली पेरेंट कौन है इसका पता लगाना, ये सब। अब इसके लिए क्वेश्चन एक दिया हुआ, देखो अगर मान लो एक चाइल्ड है, उसका बैंडिंग पैटर्न देखा गया ऐसे है ऐसे है ऐसे, यहाँ पे ऐसे कुछ है, और मदर का देखा गया ये, अब ये कह रहे हैं कि फादर ए कह रहे हैं ये मेरा बच्चा है, फादर बी कह रहे हैं मेरा बच्चा, अब क्या किया गया, ये जो चाइल्ड का पैटर्न है ये दोनों फादर से मिलाया जाएगा। देखिए ये वाला इनसे मिला, थोड़ा बहुत मिल रहा है, चलिए ये वाला तो बिल्कुल नहीं मिला, यहाँ देखेंगे ये वाला किसी से नहीं मिल रहा है, ये वाला किसी से नहीं मिल रहा है, ये लास्ट वाला मिल रहा है, तो देखा गया जो फादर बी है उनका पैटर्न जो है वो चाइल्ड से थोड़ा बहुत मिल रहा है, तो कह दिए फादर जो बी है यही असली पिता है। चलिए अब एनसीईआरटी में हम लोग आते हैं, क्या कह रहा है देखिए उसको लास्ट। चलिए, The VNTR belongs to a class of satellite DNA referred to a mini satellite। तो VNTR किससे बिलोंग करता है, मिनी सैटेलाइट से, जो मैंने बताया था कि जो बड़ा बड़ा जो ग्रुप होता है वो रिपीट करते हैं। स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज टैंडमली समझ रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूअसली इन मेनी कॉपी नंबर्स। द कॉपी नंबर वेरी फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। हर एक क्रोमोसोम का अलग अलग अपना होता है कि मैं 5 बार रिपीट करेगा, उसमें 10 बार रिपीट करेगा, ऑफ रिपीट सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वेरी फ्रॉम 0.1 केबी। बाबू ये केबी एमबी वाला नहीं है, ये मतलब होता है 1000 बेस, तो ये 0.1 केबी से 20 केबी, यानी कि 100 बेस पेयर से लेकर के 20 केबी मतलब 20,000 बेस पेयर तक हो सकते हैं। Consequently, after hybridization with VNTR probe, the audio radiogram gives many band of different sizes. These band gives a characteristic pattern of an individual DNA. It differ from individual to individual in a population except, सबका जो बैंड आता है सबका अलग अलग होता है पॉपुलेशन में, ठीक है ना, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होने चाहिए। द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज बीन इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की वजह से ये सब पूरा बढ़िया हुआ है। कॉन्सिक्वेंटली डीएनए फ्रॉम ए सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक सिंगल सेल से भी परफॉर्म किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक साइंस, इट हैज मच वाइडर एप्लीकेशन such as in determining population and genetic diversity. Currently many different probes are used to, चलिए ठीक है ये सब। अब यहाँ पे देखिए लास्ट, वेरी लास्ट, 1 मिनट और लेंगे आपका हम। देखिए ये है, मान लो ये है डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी, ठीक है। अब देखिए ये कोई भी है, मान लेते हैं हम अपने हिसाब से बना लेते हैं, ये कोई क्रिमिनल है क्योंकि जो क्राइम सीन पे सैंपल मिला है मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे ऐसा पैटर्न है, तो बताइए इनसे मिल रहा है कि इनसे, तो सी वाला किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है, देख रहे हैं साफ साफ, बस सिंपल यही है। ये का मतलब ये है, देखो ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार रिपीट हो रहा है टैंडम, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार रिपीट हो रहा है टैंडम, दिख रहा है ना। तो देखो यहाँ पे 11 के सामने हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, यही कह रहा है। क्रोमोसोम 7 पे देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 इतनी बार रिपीट। क्रोमोसोम 2 पे देखा गया 1 2 3 4 5 बार रिपीट कर रहा है, और यहाँ पे 2 बार रिपीट कर रहा है, तो यही रिपीटेशन के बेस पे हम करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये चैप्टर खत्म हुआ, तो बहुत ही लंबा चैप्टर था ये, और आप लोग को भी थैंक यू इसको मतलब अच्छे से देखने के लिए और अच्छे से कमेंट करने के लिए, और भी अच्छे कमेंट करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी बना दूं अगर टाइम मिलेगा तो। और एक एक लाइन देखिएगा, एक एक वर्ड देखिएगा, देखिए इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मैं और अच्छे से इसको समझा सकता था लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता, फिर ये 2 4 5 घंटे में कोई मतलब नहीं होता, उस पूरा क्लास लेक्चर ही होता। तो क्लास में मैंने बहुत टाइम लिया था इसके लिए, 1 महीने में पूरा पढ़ाया था मैंने मॉलिक्यूलर, और बहुत डिटेल में जो पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान होगा, लग रहा होगा ये, ठीक है ना। चलते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गया है, मुझे 12 बजे कॉलेज पहुंचना है, 11 ही बज गया है। चलिए थैंक यू।